हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ है 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। टोटल आपके 6 शिफ्टों में एग्ज़ाम लिया गया है। उसमें जितने भी जीके जीएस के रियल और ऑथेंटिक प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि द वर्ड मेगालिथ इज रिलेटेड टू विच लैटिन वर्ड, यानी ये जो आपका मेगालिथ जो शब्द है ना, ये किस भाषा का जो वो शब्द है। तो देखिए, मेगालिथ शब्द की बात कर ले तो ये जो आपका प्राचीन ग्रीक भाषा के जो है ये आपके दो शब्द हैं। और ये जो आपका मेगालिथ है ना, ये आपके लिथोस और ये आपके मैगास से मिलकर जो है ये आपका बना हुआ है, जिसमें मैगास का जो मतलब होता है ना वो आपका ग्रेट होता है, और लिथोस का जो मतलब होता है ना वो आपका स्टोन यानी पत्थर होता है। तो ये जो आपका प्राचीन ग्रीक भाषा यानी ग्रीक भाषा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संस्कृत पढ़ाने के लिए 1791 में किस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये किया गया था। तो देखिए, संस्कृत पढ़ाने के लिए जो है 1791 में बनारस में जो है आपका हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है वो किया गया था। और इस कॉलेज की जो स्थापना है ना, ये बॉम्बे के गवर्नर जोनाथन डंकन के द्वारा जो है वो किया गया था। तो हिंदू कॉलेज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बॉडी मास इंडेक्स से जो है आपके कैलकुलेशन से जो वो प्रश्न पूछा गया था, जिसमें एक व्यक्ति का जो हाइट है वो आपका 1.5 मीटर दे दिया गया था, और वेट जो आपका 50 केजी जो है वो दे दिया गया था, और बीएमआई आपको कैलकुलेट करने के लिए जो वो पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीएमआई कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है ना, ये आपका वेट इन किलोग्राम्स और हाइट इन मीटर स्क्वायर में जो आपको ये जो आपका डिवाइड जो है वो करना होता है। तो देखिए, आपका जो यहाँ पर वेट इन किलोग्राम में कितना दिया गया था, तो ये आपका 50 केजी दिया गया था, और हाइट जो है ये आपका 1.5 मीटर जो है वो दिया गया था। तो इसका स्क्वायर हम लोग कर लेंगे। तो देखिए, 50 बटे 1.5 का स्क्वायर कर लेंगे। तो देखिए, 50 बटे हमारा 1.50 का स्क्वायर कितना आएगा, तो ये हमारा 2.25 आएगा। और इसको जब आप डिवाइड करके करोगे ना, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा 22.22 केजी पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यही जो हमारा बीएमआई जो है वो कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बीएमआई जो है वो कैलकुलेट करना था। तो 22.22 केजी पर मीटर स्क्वायर, जिन्होंने भी इस ऑप्शन पे क्लिक किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो दिया गया था। तो देखिए, ये जो आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में जो है ये स्थित है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य में अन्य अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले, तो देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, और ये भी आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके अलावा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच नेशनल पार्क और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो आपके नेशनल पार्क है ना, ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्न में से कौन सा मिलान जो है आपका गलत जो है वो दिया गया है। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका एक दिया गया था कि रबी क्रॉप्स यानी रबी की फसलें में जो है आपका जो मिलान किया गया था वो आपका धान जो है वो किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका धान है ना, ये आपका रबी क्रॉप्स यानी रबी की फसलें नहीं है, बल्कि ये जो आपका एक खरीफ की फसल है। तो ये वाला ऑप्शन जो भी बच्चों ने ठीक किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले रबी की फसल आपके कौन कौन से होते हैं, तो देखिए, एक तो आपका वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम, पीस, सनफ्लावर, इसके अलावा कोनेंडर, कमीन, ओट्स और लिनसीड यानी गेहूं, जौ, चना, मटर, अलसी, सरसों और आलू, ये सभी जो आपके अनाज होते हैं ना, ये आपके रबी की फसलें होते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि व्हाट काउजेज द
ऑपोक्यू नेचर ऑफ एन एग, यानी अंडे का जो है जो भाग होता है ना, सफ़ेद भाग, ये अपारदर्शी होने का कारण पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपके कच्चे अंडे होते हैं ना, ये आपके आमतौर पर जो है ये आपके पारदर्शी यानी ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट नेचर के होते हैं। लेकिन जब अंडे की अपारदर्शी प्रकृति तब आपका उत्पन्न होता है जब अंडे को जो है पकाया जाता है। तब जब अंडे को पकाया जाता है ना, तो ये जो अंडे की जो अपारदर्शी प्रकृति जो है ये आपका उत्पन्न होता है। और ये जो आपका अपारदर्शी जो प्रकृति है ना, ये आपके प्रोटीन विकृतीकरण यानी डीनेचुरेशन के कारण होता है। तो ऑप्शन में आपका विकृतीकरण आपका दिया गया था, तो डीनेचुरेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नवंबर 2019 में दुष्यंत चौटाला को जो है किस राज्य का उप मुख्यमंत्री जो है वो चुना गया था। तो देखिए नवंबर 2019 में आपके दुष्यंत चौटाला को जो है ये आपका हरियाणा राज्य का जो है डिप्टी मिनिस्टर जो वो चुना गया था। तो हरियाणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है लगभग कितने मिनट जो है ये आपका प्रकाश जो है वो पहुँचता है। यानी क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था कि सूर्य से प्रकाश को जो है पृथ्वी तक पहुँचने में जो है ये कितना मिनट जो है वो लगता है। तो देखिए सूर्य से प्रकाश की पृथ्वी तक पहुंचने में जो है ये आपका 8 मिनट और 16 सेकंड लगता है। तो ऑप्शन में आपका 8 मिनट दिया गया था, तो 8 मिनट आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी को जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में जो है ये आपका 24 घंटे का समय जो है वो लगता है। और पृथ्वी के घूमने की दूरी एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिए पृथ्वी के घूमने की जो दूरी है ना, ये आपका 23.5 डिग्री जो है ये आपका झुका हुआ है। वहीं अगर बात कर ले चंद्रमा के लिए, तो देखिए चंद्रमा जो है लगभग 27.32 दिनों में जो है एक चक्कर में पृथ्वी की परिक्रमा जो वो करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम जो राष्ट्रीय खेल है ना, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम राष्ट्रीय खेल है ना, ये आपका लखनऊ शहर में जो आयोजित किया गया था। तो लखनऊ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक के तर्ज पर पहला जो राष्ट्रीय खेल है ना, ये आपका 1985 में जो है ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका राष्ट्रीय खेल का जो पहले नाम था ना, स्वतंत्रता से पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय ओलंपिक जो इसे नाम जो है वो दिया गया था। और ये जो पहला भारतीय ओलंपिक है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए 1924 में जो है ये आपका लाहौर में जो है आयोजित किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान जो है 1924 में जो है ये भारत का ही जो वो हिस्सा था। तो याद रखिएगा कि जो पहला भारतीय ओलंपिक गेम्स है ना, ये आपका 1924 में जो है ये आपका लाहौर में आयोजित किया गया था। और देखिए भारतीय ओलंपिक का नाम बदलकर जो है ये आपका 1940 में जो है राष्ट्रीय खेल जो है वो कर दिया गया था। और 1940 का जो राष्ट्रीय खेल है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका बॉम्बे में पहली बार जो है ये आपका आयोजित किया गया था। और ये जो आपका कौन सा संस्करण था बॉम्बे वाला, तो ये आपका 9वां संस्करण था। वहीं अगर 8वें संस्करण की बात कर लें तो ये आपका 1938 में जो है ये आपका कलकत्ता में आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किसने 1831 के जो है रामोसी विद्रोह का जो नेतृत्व है वो किया था। तो देखिए अगर रामोसी विद्रोह की बात कर ले तो ये जो आपका 2 बार हुआ था। और रामोसी विद्रोह जो था ये आपका पश्चिमी घाट के इलाके में जो ये आपका हुआ था। और ये जो विद्रोह था ना, ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो वो किया गया था। और इस विद्रोह का जो नेतृत्व है ना, ये आपके उमाजी राजे नाइक के द्वारा जो वो किया गया था। और ये जो विद्रोह है ये आपका लगभग 8 सालों तक चला था। और वर्ष 1832 में जो है आपके उमाजी राजे नाइकी की मौत के साथ जो है ये आपका रामोसी जो विद्रोह है ये खत्म हो गया था। तो देखिए इस विद्रोह का जो नेतृत्व है ना, ये आपके उमाजी राजे नाइक ने जो वो किया था। तो उमाजी राजे नाइक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर 1822 का अगर रामोसी विद्रोह आपसे पूछा जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि रामोसी विद्रोह जो है आपका 2 बार हुआ था। तो 1822 का अगर रामोसी विद्रोह पूछा जाए तो ये आपका महाराष्ट्र के सतारे जिले में हुआ था। और ये जो आपका किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो ये आपका ब्रिटिश प्रशासन के नए पैटर्न के खिलाफ जो है ये आपके चित्तौड़ सिंह के नेतृत्व में जो वो किया गया था। 1822 का रामोसी विद्रोह ये जो है किसके नेतृत्व में किया गया था, तो ये चित्तौड़ सिंह के नेतृत्व में जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, किस राज्य का जो है पारंपरिक नृत्य त्यौहार है। तो देखिए ये जो आपका बेदिन खलम है ना, ये आपका मेघालय राज्य का जो है पारंपरिक नृत्य त्यौहार है। तो मेघालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका त्यौहार है ना, ये आपकी बुआई की अवधि के बाद जो है ये आपका जुलाई महीने में जो है प्रति वर्ष मेघालय राज्य में जो है इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है।
तो ये मंथ भी जो है आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अन्य राज्य के जो है मेले और महोत्सव की अगर देख लें, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि बस्तर दशहरा, भोरम देव महोत्सव और मड़ई महोत्सव, ये सभी जो महोत्सव है ना, ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य में जो वो मनाया जाता है। इसके अलावा अगर तमिलनाडु की बात कर लें तो देखिए तमिलनाडु में पोंगल, थीपुसुम, इसके अलावा महामयम महोत्सव, ये जो त्यौहार है ना, ये आपके तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। गुजरात राज्य की बात कर ले तो देखिए नवरात्रि, रण उत्सव, उत्तरायण, ये सभी जो त्यौहार है ना, ये आपके गुजरात राज्य में जो वो मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर शिल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट हेड, यानी भारत के संविधान का कौन सा लेख जो है ये प्रदान करता है कि प्रधानमंत्री के साथ अपने सिर के रूप में जो है मंत्रियों की परिषद होगी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 के क्लोज 1 में आपका कहा गया है कि राष्ट्रपति को उनके कामों में सहायता और सलाह देने के लिए जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगा। ये जो आपका अनुच्छेद 74 के क्लोज 1 में जो वो कहा गया है, तो आर्टिकल 74 का क्लोज 1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जो ये आपका वर्णित है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो ये आपका अनुच्छेद 51A में जो है ये आपका वर्णित है, तो अनुच्छेद 51A आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में, यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्यों की जो सूची थी ना, यह आपका शून्य था। मौलिक कर्तव्य को जो है कब जोड़ा गया था हमारे संविधान में, तो देखिए 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका 1976 में हुआ था, और ये जो आपका स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जो है आपके भाग 4A और अनुच्छेद 51A को भी जो वो जोड़ा गया था। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो ये आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो ये आपका 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 में हुआ था, इसके माध्यम से जो है ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जो वो जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में जो है प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिषद है, जिसमें कई धर्मों के मंदिर जो वो स्थित है। तो देखिए ये जो आपका प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है ना, ये आपके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, तो पाकिस्तान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि गणेश रथ ये जो आपका किस राज्य में स्थित है, जो कि आपके बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक है। तो देखिए गणेश रथ की बात कर ले तो ये जो आपका भारत के तमिलनाडु राज्य का जो है एक शहर महाबलीपुरम में जो है ये आपका स्थित है। तो अगर शहर पूछा गया था तो महाबलीपुरम आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर राज्य पूछा गया था तो तमिलनाडु राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मंदिर है ना, ये किस भगवान को समर्पित है, तो नाम से ही पता चलता है कि ये आपका भगवान गणेश को जो है वो समर्पित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किसका रासायनिक सूत्र जो है H2SO4 होता है। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र है ना, ये आपका H2SO4 होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहता है कि एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का जो है विजेता देश जो है ये कौन रहा था। तो देखिए एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका भारत में ही आयोजित किया गया था, जो कि आपका चौथा संस्करण था। और ये आपका असम राज्य में जो है ये आपका आयोजित किया गया था, और जिसमें अगर विजेता की बात कर ले तो ये आपका भारत देश ही रहा था, और उप विजेता जो है ये आपका ईरान देश रहा था। तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2023 का जो एशियाई खो खो चैंपियनशिप हुआ था ना, इसमें टोटल 10 देशों ने जो वो भाग लिया था, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एशियाई खो खो चैंपियनशिप का पहला संस्करण जो है ये कब और कहां पर आयोजित किया गया था। तो देखिए इस टूर्नामेंट का जो पहला संस्करण है ना, यह आपका 1996 में कोलकाता में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। और इस संस्करण में जो है 5 टीमों ने जो वो भाग लिया था, और पहले संस्करण का जो विजेता टीम रहा था वो भी आपका भारत देश रहा था। और पहले संस्करण का अगर उप विजेता पूछा जाए तो ये आपका बांग्लादेश रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और अब तक जो आपके 4 संस्करण जो है वो आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आर मुथुकन्नमल
जो है किस शैली के जो है वो नर्तक है जिन्हें 2022 में जो है भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया है? तो देखिए आर मुथुकन्नमल की बात कर ले तो ये जो आपके सधीर नृत्य शैली से जो वो संबंधित है और इन्हें सधीर नृत्य शैली में योगदान के लिए जो है 2022 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो सधीर नृत्य शैली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार आपके टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और वो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला आपका भरतनाट्यम है जो कि आपका कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। सेकंड आपका कुचिपुड़ी है जो कि आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है। कथकली की बात कर ले तो ये आपका केरल राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी जो है ये आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया की बात कर ले तो ये आपका असम राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी जो है ये आपका मणिपुर का जो है शास्त्रीय नृत्य है। और मोहिनीअट्टम जो है ये आपका केरल राज्य का जो है वो शास्त्रीय नृत्य है। तो वर्तमान में आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इन अकबर पीरियड विच डिपार्टमेंट पर्सन इज कॉल्ड दीवान, यानी अकबर के समय जो है किस विभाग के लोगों को जो है ये आपका दीवान जो है वो कहा जाता था? तो देखिए अकबर के समय आपका जो दीवान है ना ये राज्य की समस्त आय और व्यय का प्रबंधन जो करते थे ना उन्हें जो है दीवान जो है वो कहा जाता था। तो आपका राज्य की समस्त आय और व्यय का प्रबंधन करना ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय स्तर पर मुगल साम्राज्य के अन्य अधिकारियों की बात कर ले तो देखिए मुख्यमंत्री के रूप में जो ये किसे जाना जाता था? तो ये आपके वजीर को जो वो जाना जाता था और ये जो आपके राजस्व और वित्त का जो काम है ना ये वजीर ही जो वो देखा करते थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले मीर बख्शी का जो है आपका जिम्मेदारियां क्या क्या होती थी? तो देखिए मीर बख्शी का जो जिम्मेदारी होता था ना वो सैन्य नियुक्तियों और पदोन्नतियों के संबंध में खुफिया जानकारी एकत्र करना और इसकी जो वो सिफारिश करना, ये जो आपका मीर बख्शी का जो वो जिम्मेदारी होता था। मीर समन की बात कर ले तो ये आपके शाही खरखानों का प्रभारी जहां सभी प्रकार के विनिर्माण होते थे, ये जो आपका मीर समन का जो वो जिम्मेदारी होता था। दीवाने बयूतात की बात कर ले तो देखिए सड़कों सरकारी भवनों आदि का रख रखाव ये जो आपका किसके द्वारा किया जाता था? तो ये आपके दीवाने बयूतात के द्वारा जो वो किया जाता था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन जो है पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका टैक्स दिया गया था तो देखिए ये जो आपका कर होता है ना ये पूंजी प्राप्ति का जो हिस्सा नहीं होता है। तो कर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि 2023 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है लता मंगेशकर पुरस्कार ये जो है किसे दिया गया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका लता मंगेशकर पुरस्कार है ना ये आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। और लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसे 1984 में जो है वो शुरू किया गया था। तो कुछ बच्चों ने बताया कि 2021 का पूछा गया था, कुछ बच्चों ने 2023 का बताया है। तो देखिए मैं आपको दोनों बता देता हूँ कि 2021 में आपका जो लता मंगेशकर पुरस्कार है ना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये आपके कुमार सानू को जो वो दिया गया था। वहीं अगर 2023 का पूछा गया होगा तो देखिए 2023 में आपका जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये जो आपका KS चित्रा को जो है लता मंगेशकर पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो अगर 2023 का पूछा गया था तो KS चित्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। 2021 का पूछा गया था तो फिर आपका कुमार सानू जो है वो करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर 2020 का आगे के शिफ्टों में पूछ ले तो ये आपका आनंद मिलिंद को जो वो दिया गया था। 2022 का अगर पूछे तो ये आपका उत्तम सिंह को जो वो दिया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मैला आंचल पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए मैला आंचल ये जो पुस्तक है ना ये आपके फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा जो वो लिखा गया था। तो फणीश्वर नाथ रेणु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि ज्योतिबा फूले का जो संबंध है ये कहाँ से था? तो देखिए ज्योतिबा फूले की बात कर ले तो ये आपके जाति विरोधक जो है आंदोलन करता थे और ज्योतिबा फूले के द्वारा ही जो है ये 1873 में सत्य शोधक समाज का गठन जो वो किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले के द्वारा ही जो है
पूना में एक बालिका विद्यालय भी जो वो खोला गया था, और जो कि पुणे में लड़कियों के लिए ये जो आपका भारत का पहला विश्वविद्यालय भी जो है वो आपका खोला गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका गुलामगिरी नामक पुस्तक है ना, ये भी आपका ज्योतिबा फुले के द्वारा ही जो वो किया गया था। तो अगर राज्य पूछा गया था तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा, या फिर किससे संबंधित थे तो जाति विरोध आंदोलन आपका फिर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पित्रादुरा तकनीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, और ये जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में जो वो पूछा गया था। तो देखिए पित्रादुरा तकनीक की बात कर लें तो ये जो आपका वास्तुकला और सजावट से जो वो जुड़ा हुआ था, और इसमें जो है कीमती पत्थरों से बने फूलों के डिज़ाइन के साथ जो है दीवारों को भी जो वो सजाया जाता था। तो ऑप्शन में अगर ये दिया गया हो तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन में अगर ये दिया गया होगा तो फिर आपका ये जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत के कौन से साइड की पहाड़ियों में जो है ज़्यादा ठंडा जो वातावरण है ना वो रहता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका जो है नॉर्थ दिया गया था, सेकंड में ऑप्शन में आपका ईस्ट दिया गया था, थर्ड ऑप्शन में आपका वेस्ट दिया गया था, और फोर्थ ऑप्शन में जो आपका साउथ दिया गया था। तो देखिए भारत के आपका जो ये नॉर्थ साइड है ना, इसमें जो है पहाड़ियों में सबसे जो ज़्यादा ठंडा वातावरण जो है वो आपका रहता है। तो ऑप्शन ए नॉर्थ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बथुकम्मा त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, और ये जो आपका सेकंड शिफ्ट में जो वो पूछा गया था। तो देखिए बथुकम्मा त्यौहार जो है ये आपका मुख्य रूप से जो है आपका एक पुष्प उत्सव यानी फूलों का उत्सव है, जो कि आपका मुख्य रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में जो वो मनाया जाता है। तो ऑप्शन में या तो आपका आंध्र प्रदेश दिया गया होगा या फिर तेलंगाना दिया गया होगा। तो इन दोनों में से जो भी राज्य का नाम दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बथुकम्मा त्यौहार है ना, ये आपका दुर्गा नवरात्रि के दौरान जो है ये आपका 9 दिनों तक जो है इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है, और इस त्यौहार में जो है महागौरी की पूजा भी जो वो की जाती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज मिक्सड विद वाटर इन ए कोल्ड ड्रिंक इट रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस, यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में मिलाया जाता है तो ये जो है आपका जो प्रोडक्ट है ना वो क्या बनता है। तो देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में जब मिलाया जाता है ना तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है ना ये कार्बोनिक एसिड बनता है, और कार्बोनिक एसिड का सूत्र क्या होता है तो ये आपका H2CO3 होता है। तो कार्बोनिक एसिड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि फुट शॉट इज रिलेटेड टू द स्पॉट ऑफ, यानी ये जो आपका फुट शॉट जो टर्म है ना ये किस खेल से संबंधित है। तो देखिए फुट शॉट की बात कर ले तो ये जो आपका फुटबॉल खेल का जो एक टर्म है, तो फुटबॉल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1991 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जो साक्षरता दर है ना वो सबसे अधिक रहा था। तो देखिए 1991 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे अधिक लिटरेसी रेट वाला जो राज्य रहा था ना ये आपका केरल राज्य रहा था। केरल राज्य का 1991 की जनगणना में जो आपका लिटरेसी रेट रहा था ये आपका 89.79% रहा था। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद दूसरे स्थान पे जो है ये आपका मिजोरम राज्य रहा था। तीसरे स्थान पे जो है ये आपका लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि 1991 में भारत की कुल साक्षरता दर ये जो है कितना प्रतिशत रहा था, तो ये आपका 52% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है ये आपका 63.9% रहा था, और महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 39.4% रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि विंग्स ऑफ फायर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, यानी विंग्स ऑफ फायर जो है ये किसकी आत्मकथा है। तो देखिए विंग्स ऑफ फायर जो है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो है ऑटोबायोग्राफी है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो पुस्तक है ना ये आपका मूल रूप से 1999 में जो ये आपका प्रकाशित हुआ था, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो है ये आपका मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जो वो जाना जाता है, और ये जो आपके भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, और इनका जो कार्यकाल था ये आपका 2002 से लेकर जो है ये आपका 2007 तक जो है ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो वो कार्य किए थे, और भारत के राष्ट्रपति बनने वाले जो है ये पहले वैज्ञानिक भी थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सियाचिन ग्लेशियर का दौरा करने वाले जो है भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे ना ये भी आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, और ये जो आपके विधानसभा चुनाव में जो है मतदान करने वाले पहले राष्ट्रपति भी थे।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पूरा योजना है जिसका एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है, जिसका फुल फॉर्म आपका ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना, ये भी जो आपका योजना की जो अवधारणा है ना, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ही जो वो दिया गया था। इसके अलावा ये जो आपका ई अखबार जो कि आपका जिसका नाम था विलियम बिट्स ई अखबार, ये जो आपका है ना, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ही जो है इसे शुरू किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को जो है 1997 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकों की अगर मैं बात कर लूँ जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि इंडिया 2020, ये जो पुस्तक है ना, ये आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ही लिखा गया था। इग्नाइटेड माइंड्स, ये भी पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। इनडोमिटेबल स्पिरिट, ये भी पुस्तक जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी, ये भी पुस्तक जो है ये आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ही जो वो लिखा गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टीसीएस के द्वारा पूछे गए अन्य अगर ऑटोबायोग्राफी और उनके लेखक के बारे में जान लेते हैं, जहां से आगे के शिफ्ट में आपसे जो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये जो पुस्तक है ना, ये आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा जो वो लिखा गया है। हाउ आई बिकेम ए हिंदू, ये जो आपका ऑटोबायोग्राफी है ना, ये आपका सीताराम गोयल की जो है ऑटोबायोग्राफी है। देखिए हाउ आई बिकेम ए हिंदू, जब ये प्रश्न रहे ना तो आपको सीताराम गोयल जो है वो करेक्ट आंसर होगा। लेकिन जब क्वेश्चन में आपका वाई आई एम ए हिंदू ये अगर दिया रहे ना, तो देखिए वाई आई एम हिंदू, ये जो आपका ऑटोबायोग्राफी है ना, ये आपके शशि थरूर की जो वो आत्मकथा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ए शॉट एट हिस्ट्री, ये जो आपका रोहित जो है ब्रिजनाथ की जो है ऑटोबायोग्राफी है। प्लेइंग इट माई वे, ये जो आपका सचिन तेंदुलकर की जो ऑटोबायोग्राफी है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये जो आपका युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। एस अगेंस्ट ओट्स, ये जो आपके सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी है। द रेस ऑफ माई लाइफ, ये जो आपका मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। द बंदित क्वीन ऑफ इंडिया, ये जो आपका फूलन देवी की जो है ऑटोबायोग्राफी है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, ये जो आपका इंदर कुमार गुजराल की जो है ऑटोबायोग्राफी है। सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, ये जो आपका क्रिश गेल की जो है ऑटोबायोग्राफी है। फ्रीडम इन एग्जाइल, ये जो आपके दलाई लामा की जो है ऑटोबायोग्राफी है। कंट्रोवर्शियल यूट्स, ये जो आपका शोएब अख्तर की जो ऑटोबायोग्राफी है। फास्टर देन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी, ये जो आपके उसेन बोल्ट की जो है ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा अगर माई स्टोरी के बारे में पूछा जाए तो ये आपका कमला सुरैया की जो ऑटोबायोग्राफी है। रोमांसिंग विथ लाइफ, ये जो आपका देव आनंद की जो ऑटोबायोग्राफी है। रागमाला के बारे में पूछा जाए तो देखिए रागमाला जो है ये आपके पंडित रविशंकर की जो है ऑटोबायोग्राफी है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन, यानी राजा हर्षवर्धन के जो है दरबारी कवि कौन थे। तो देखिए राजा हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे ना, ये आपके बाणभट्ट थे। तो बाणभट्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हर्षवर्धन की जो जीवनी है ना, जिसका नाम आपका हर्षचरित है, और हर्षचरित जो पुस्तक है ना, ये आपके बाणभट्ट के द्वारा ही जो है ये आपका संस्कृत भाषा में जो वो लिखा गया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि हर्षवर्धन की जीवनी का नाम क्या है, तो ये आपका हर्षचरित है, जिसे बाणभट्ट के द्वारा जो संस्कृत भाषा में जो है इसे लिखा गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बाणभट्ट के द्वारा ही जो है ये आपका जो कादम्बरी नामक जो पुस्तक है ना, ये भी आपका बाणभट्ट के द्वारा ही जो वो लिखा गया था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा चीनी तीर्थयात्री ने जो है हर्षवर्धन के दरबार का जो है वो दौरा किया था। तो देखिए ये जो आपका हिन सांग था ना, जो कि आपका एक चीनी तीर्थयात्री था, और इसी ने जो है राजा हर्षवर्धन के दरबार का जो है वो दौरा किया था। और चीन जाने के बाद जो है ये आपका हिनसोंग ने जो है एक किताब भी लिखी थी, जिसका नाम था सी यू की, यानी पश्चिम की दुनिया जो है। ये पुस्तक जो है ये आपका हिनसोंग के द्वारा ही जो है वो लिखा गया था। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे। तो देखिए समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे ना, ये आपके हरिसेन थे। इसके अलावा अगर अन्य दरबारी कवि की बात कर ले तो देखिए पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि अगर पूछा जाए तो ये आपके चंद भरदाई थे। इसके अलावा राजा यशोवर्मन का दरबारी कवि अगर पूछा जाए तो देखिए राजा यशोवर्मन के जो दरबारी कवि थे ना, ये आपके बौभूति थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि व्हाट टाइप ऑफ गुड्स आर कैपिटल गुड्स, यानी पूंजीगत वस्तुएं जो है ये आपके किस प्रकार की वस्तुएं होती है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका सस्ती होती है, सेकंड ऑप्शन आपका टिकाऊ होती है, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया था कि निम्न दर होती है। तो देखिए अगर पूंजीगत वस्तुओं की बात कर ले तो ये जो आपका टिकाऊ वस्तुएं होती है, और इनका जो उपयोग है ये आपके उत्पादन प्रक्रिया में जो वो किया जाता है।
पूंजीगत वस्तु के अगर उदाहरण की बात कर ले तो ये जो आपका विनिर्माण उपकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा माल के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन और डेटा विश्लेषण के उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर सिस्टम में जो है ये आपका पूंजीगत वस्तुओं का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन में आपका टिकाऊ होता है, ये दिया गया था, तो टिकाऊ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ओलंपिक में व्यक्तिगत में आपका जो है पहला जो पदक है ना ये किस खेल में जो है वो जीता गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय एथलीट थे ना ये आपके केडी जाधव थे। और केडी जाधव ने जो है 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक में जो है ये आपके ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जो वो जीते थे। और ये जो आपका किस खेल में जीते थे तो ये आपका कुश्ती में जो वो जीते थे। तो ऑप्शन में आपका कुश्ती दिया गया था, तो कुश्ती आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, स्वर्ण पदक अगर क्वेश्चन में दिया रहे ना तो ये आपके अभिनव बिंद्रा थे। अभिनव बिंद्रा ने जो है 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था ना उसमें जो है शूटिंग में जो है इन्होंने जो वो स्वर्ण पदक जीता था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में प्रश्न ये पूछ दिया जाए कि भारत ने किस ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था, तो देखिए पहली बार जो स्वर्ण पदक है ना जो कि आपका 1928 का जो एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था उसमें भारतीय हॉकी टीम ने जो है अपना पहला स्वर्ण पदक जो वो जीता था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आपके जयपाल सिंह मुंडा थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि 1928 से 1956 तक लगातार जो है भारत ने जो है स्वर्ण पदक जो वो जीता था। इसके बाद टोक्यो ओलंपिक 1964 में जो है भारत के द्वारा जो आपका हॉकी में जो है गोल्ड मेडल जीता गया था। और लास्ट जो आपका गोल्ड मेडल है ना, यहाँ पे गोल्ड मेडल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लास्ट जो आपका गोल्ड मेडल है हॉकी में ये आपका 1980 के मॉस्को ओलंपिक में जो वो जीता गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए अब तक भारतीय पुरुष हॉकी टीम के द्वारा जो है ओलंपिक में 13 पदक जो वो जीते गए हैं, जिसमें आपका 8 गोल्ड, 4 जो है वो आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता गया और 1 जो आपका सिल्वर मेडल जो वो जीता गया है। और 2024 का जो ओलंपिक हुआ है ये आपका पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था और इसमें भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने जो है ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाए कि आपके ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है, तो देखिए ओलंपिक पदक जीतने वाली जो भारत की पहली महिला है ना ये कर्णम मल्लेश्वरी है। और कर्णम मल्लेश्वरी ने जो है 2000 ईस्वी के सिडनी ओलंपिक में जो है ये कांस्य पदक जीती थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला के बारे में पूछा जाए तो ये आपका पीवी सिंधु थी। पीवी सिंधु ने 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था ना उसमें जो है ये सिल्वर मेडल जीती थी। और 2020 का जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें जो है पीवी सिंधु ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जो वो जीती थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय एथलीट के बारे में पूछा जाए तो ये आपके सुशील कुमार थे। और अगर पहले पुरुष के बारे में पूछा जाए तो ये आपके सुशील कुमार ही थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारा था कि छऊ जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो देखिए छऊ की बात कर ले तो ये आपका बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में का जो है ये प्रचलित एक लोक नृत्य है। तो आपके ऑप्शन में तो या तो पश्चिम बंगाल दिया गया होगा या फिर उड़ीसा दिया गया होगा या फिर झारखंड दिया गया होगा। तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका छऊ है ना ये आपके 3 शैलियों में जो वो होता है और ये जो आपका अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग नामों से जो है इसे जाना जाता है। जैसे कि पुरुलिया छऊ जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में इसे कहा जाता है। सरायकेला छऊ जो है ये आपका झारखंड में कहा जाता है। उड़ीसा में जो है इसे मयूरभंज छऊ जो है वो कहा जाता है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि छऊ जो है आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपके 3 प्रकार के होते हैं और वो तीनों प्रकार मैंने आपको इस वीडियो में जो वो बता दिया है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि किस छऊ में जो है मुखौटा का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो देखिए पुरुलिया और सरायकेला छऊ में जो है पात्रों की पहचान के लिए जो है मुखौटा का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए छऊ नृत्य को जो है वर्ष 2010 में यूनेस्को की मानवता की जो है अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी जो है इसे शामिल किया गया था। इसके अलावा 2010 में जो आपका कालबेलिया नृत्य है ना जो कि आपका राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है, तो 2010 में कालबेलिया नृत्य को भी जो है ये आपके यूनेस्को की मानवता की जो है अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में जो है वो शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि राज्य विधायिका में
उनके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने के दौरान जो है उस अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष को जो है जिसके खिलाफ प्रस्ताव विचाराधीन है अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए। ये जो आपका किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो देखिए ये जो आपका बात है ना, ये आपका अनुच्छेद 181 में जो है वो कहा गया है। तो अनुच्छेद 181 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 182 की बात कर लें तो इसमें जो आपका राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जो वो बताया गया है। अनुच्छेद 180 की बात कर लें तो देखिए राज्य विधायिका के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने और अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए उपाध्यक्ष या किसी अन्य व्यक्ति की शक्ति जो प्रदान की गई है ना, यह आपके अनुच्छेद 180 के तहत जो वो प्रदान किया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 63 दिन के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में जो है किस क्रांतिकारी की मृत्यु जो है वो हो गया था। तो देखिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 63 दिन के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के दौरान जो है ये आपके जतीन दास की जो है वो मृत्यु हो गया था। तो जतीन दास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर जतीन दास की बात कर ले तो ये जो आपके एक भारतीय क्रांतिकारी थे और इन्होंने जो है लाहौर षड्यंत्र मामले में जो है इन्हें दोषी जो वो पाया गया था और इनको 14 जून 1929 को जो है ये अपने अंग्रेजों के सामने जो है वो आत्मसमर्पण भी जो वो कर दिए थे और इसके बाद 63 दिनों तक भूख हड़ताल जो है वो किए थे और बाद में 13 सितंबर 1929 को जो है इनकी मृत्यु जो वो हो गई थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नेहरू रिपोर्ट 1928 ये जो है किसकी अध्यक्षता में जो है ये तैयार किया गया था। तो देखिए नेहरू रिपोर्ट 1928 जो है ये आपके मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है गठित एक समिति था जिसे साल 1928 में जो है ये आपका तैयार जो वो किया गया था। तो मोतीलाल नेहरू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर इसका सचिव पूछा गया था तो देखिए ये जो आपके सचिव रहते ना इस रिपोर्ट के, ये आपके मोतीलाल नेहरू के बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसके सचिव रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के किस भाग में जो है पटकाई बम पहाड़ियाँ स्थित है। तो देखिए पटकाई बम पहाड़ियाँ को जो है ये आपका पटकाई पहाड़ियाँ भी कहा जाता है और ये जो आपका भारत के उत्तर पूर्वी भाग में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ का जो वो हिस्सा है। तो अगर भाग पूछा गया था तो उत्तर पूर्वी भाग आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका पटकाई पहाड़ियाँ है ना, ये बर्मा के साथ मिलने वाली भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। और ये जो आपका पटकाई श्रृंखला ये कहाँ किस राज्य तक जो है ये फैला हुआ है, तो ये आपका नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर राज्य तक जो ये आपका फैला हुआ है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पटकाई पहाड़ियां में जो है आपके 3 मुख्य श्रृंखलाएं भी है और वो 3 मुख्य श्रृंखलाएं कौन कौन सी है। तो पहला आपका पटकाई बूम है, सेकंड आपका खासी गारो जयंतिया श्रृंखला है और थर्ड आपका लुसाई पहाड़ियां हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और पटकाई पहाड़ियों का सबसे बड़ा शिखर अगर पूछा जाए तो ये जो आपका सारामती पर्वत है ना, ये पटकाई पहाड़ियों का सबसे बड़ा शिखर पर्वत है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। पटकाई पहाड़ियों के माध्यम से जो है दिहिंग नदी जो है असम के शिव सागर जिले में जो है ये आपका ब्रह्मपुत्र से जो वो मिलता है। यहाँ भी एग्जाम में जो वो प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पटकाई पहाड़ियों का सबसे महत्वपूर्ण जो है ना, ये पहाड़ी दर्रा पंगसो दर्रा है और इसी दर्रे से जो है भारत को बर्मा से जोड़ने वाली लेडो जो रोड है ना, ये आपका निकलता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राग दीपक भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो है एक प्रमुख राग है और ये जो आपका किससे जुड़ा हुआ है। तो देखिए राग दीपक की बात कर ले तो ये आपका भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो है एक प्रमुख राग है जो कि आपका रात्रि और अंतरंगता यानी नाइट एंड इंटीमेसी से जो वो जुड़ा हुआ है। तो रात्रि और अंतरंगता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, who was appointed as the एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन सितंबर 2023, यानी सितंबर 2023 में जो है ईडी का कार्यवाहक निदेशक जो है ये किसे नियुक्त किया गया था। तो देखिए 2023 में सितंबर 2023 में आपके ईडी का जो कार्यवाहक निदेशक है ना, ये राहुल नवीन को जो वो नियुक्त किया गया था। तो राहुल नवीन आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि 14 अगस्त 2024 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है राहुल नवीन को जो है ये आपके प्रवर्तन निदेशालय का जो है पूर्णकालिक निदेशक भी जो वो नियुक्त किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी जो आपका आरएनए है ना, ये कहाँ पर पाया जाता है। तो देखिए आरएनए की बात कर ले तो ये जो आपका सभी जीवित कोशिकाओं में जो वो पाया जाता है और ये जो आपका कोशिका के नाभिक और कोशिका द्रव्य दोनों में ही जो आपका आरएनए जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आरएनए का जो संश्लेषण है ना, ये आपके आमतौर पर जो है कोशिका के नाभिक में होता है।
और ये जो आपका कहाँ पर संग्रहित किया जाता है, तो देखिए आरएनए को जो है ये आपका कोशिका द्रव्य में जो है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, तो यहाँ पर जो है इसे संग्रहित जो है वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि आरएनए से ये पूछा गया था कि आरएनए इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, यानी जो आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है ना, ये किसके माध्यम से जो वो उत्पन्न होता है। तो देखिए राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है ये आपके डीएनए थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, जिसको आपको हिंदी में अगर बात कर लें तो देखिए आरएनए जो है ये आपके डीएनए से प्रतिलेखन नामक प्रक्रिया के माध्यम से जो है ये आपका उत्पन्न होता है। तो ट्रांसपीरेशन अगर ऑप्शन में दिया गया था या फिर डीएनए जो भी दिया गया होगा, तो वो आपका यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आपका जो आरएनए है ना, ये किस एंजाइम के कारण जो ये आपका उत्प्रेरित होता है, तो ये आपका आरएनए पॉलीमरेज द्वारा जो है इसे ये जो आपका उत्प्रेरित होता है। तो एंजाइम का नाम भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज इंडिया हैव, यानी भारत में किस प्रकार का जो वो संविधान है। तो देखिए अगर भारत के संविधान की बात कर ले तो ये आपका फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों ही हैं, यानी लचीला और कठोर, ये जो आपका दोनों है। तो फ्लेक्सिबल एंड रिजिड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिव्स यू, यानी सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी से जो है मूल्यह्रास घटाने पर जो हमें क्या मिलता है। तो देखिए जीडीपी में मूल्यह्रास घटाने पर जो है हमें एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद जो है वो मिलता है। तो एनडीपी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि यदि हम जीएनपी से जो है मूल्यह्रास को घटाते हैं तो हमें प्राप्त होने वाली कुल आय का माप जो है इसे क्या कहा जाता है। तो देखिए यदि हम जीएनपी से मूल्यह्रास को घटाते हैं ना, तो हमें प्राप्त होने वाली कुल आय का जो माप है ना, ये आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो इसे कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन से समूह का नष्ट जो है ये आपका बलबन के द्वारा जो है वो किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चहलगानी, जिसे चालीसा का 40 दासों के समूह के रूप में भी जो वो जाना जाता है, और चहलगानी को जो है ये आपका 1266 ईस्वी में जो है ये आपका गयासुद्दीन बलबन के द्वारा जो वो नष्ट कर दिया गया था। तो चहलगानी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बलबन की बात कर ले तो देखिए बलबन के द्वारा ही जो है ये आपका लौह और रक्त की जो नीति है ना, ये बलबन के द्वारा ही जो वो अपनाया गया था, और इसने नियाबत ए खुदाई और जिल ए इलाही की उपाधि भी जो वो स्वीकार की थी। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि नियाबत ए खुदाई और जिल ए इलाही की जो उपाधि है ना, ये किसने स्वीकार किया था, तो ये गयासुद्दीन बलबन के द्वारा जो वो आपका जो है स्वीकार किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका सिजदा और पैबोश जो प्रथा है ना, ये भी आपका जो है बलबन के द्वारा ही जो वो शुरू किया गया था, जो कि आपका फारसी शिष्टाचार जो ये आपका फारसी शिष्टाचार है। इसके अलावा बलबन के द्वारा ही जो है सैन्य विभाग में दीवाने आरज की स्थापना भी जो वो किया गया था। और ये जो आपका बलबन था ना, ये आपका फारसी साहित्य का जो वो संरक्षक था और अमीर खुसरो का विशेष पक्षधर भी था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी, यानी मौर्य वंश का जो है संस्थापक कौन था। तो देखिए मौर्य वंश की जो स्थापना है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है 322 ईसा पूर्व में जो है वो किया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी या फिर उसका पुत्र का नाम क्या था। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था ना, ये आपका बिंदुसार था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मौर्य वंश का सबसे महान जो शासक था ना, ये आपका सम्राट अशोक था। और सम्राट अशोक के द्वारा ही जो है लोगों को अपने संदेश पहुंचाने के लिए जो है शिलालेखों का इस्तेमाल जो है वो किया गया था। और सम्राट अशोक के ज़्यादातर जो शिलालेख थे ना, ये आपके प्राकृत भाषा में थे और ब्राह्मी लिपि में जो ये आपके लिखे गए थे। मौर्य वंश का अगर अंतिम शासक पूछा जाए तो देखिए मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था ना, ये आपका बृहदत्त मौर्य था। और बृहदत्त मौर्य की हत्या करके ही जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना जो है 127 ईसा पूर्व में जो वो किया था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मौर्य वंश के बाद आपका कौन सा वंश आया था, तो ये आपका शुंग वंश आया था। और शुंग वंश की स्थापना ये जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है 127 ईसा पूर्व में जो वो किया गया था। इसके अलावा अगर अन्य राजवंशों के संस्थापक की बात कर ले तो देखिए अगर नंद वंश का संस्थापक अगर पूछा जाए तो देखिए नंद वंश का जो संस्थापक था ना, यह आपका महापदम या फिर उग्रसेन जो है
इस वंश का जो वो संस्थापक था। और नंद वंश के अगर अंतिम सम्राट का अगर पूछा जाए तो देखिए नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था ना, ये आपका धनानंद था। मौर्य वंश का तो मैंने आपको बता दिया है। गुप्त वंश का अगर संस्थापक पूछा जाए तो देखिए गुप्त वंश की जो स्थापना है ना, ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो वो किया गया था। और इस वंश का आपका जो सबसे महान शासक था यानी अंतिम जो सम्राट था ना, ये आपका स्कंद गुप्त था। वहीं अगर शुंग वंश की बात कर ले तो शुंग वंश का भी मैंने आपको बता दिया है कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है 127 ईसा पूर्व में जो है इसकी स्थापना जो है बृहदत्त की हत्या करके जो है ये आपका किया गया था। और इस वंश का जो अंतिम सम्राट था ना, ये आपका देवभूमि था। सातवाहन वंश का अगर पूछा जाए तो देखिए सातवाहन वंश की जो स्थापना है ना, ये आपके सिमुक के द्वारा जो वो किया गया था। और सातवाहन वंश का सबसे जो आपका महान शासक था ना, ये आपका सातकर्णी था। एग्जाम में पूछा जाता है कि सातकर्णी का संबंध ये जो है किस वंश से है, तो ये आपका सातवाहन वंश से है। चालुक्य वंश जिसे वातापी भी कहा जाता है, तो देखिए चालुक्य वंश की जो स्थापना है ना, ये आपके पुलकेशिन प्रथम के द्वारा जो वो किया गया था। और इसके अगर अंतिम सम्राट की बात कर ले तो देखिए कीर्तिवर्मन चालुक्य, ये जो आपके अंतिम सम्राट थे। चौल वंश की अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना ये आपका विजययालय के द्वारा जो वो किया गया था। और इसके जो अंतिम सम्राट थे ना, ये आपके अथि राजेंद्र थे। राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना है ये आपका दंती दुर्ग के द्वारा जो वो किया गया था। और इसके अंतिम सम्राट जो है ये आपके इंद्र चतुर्थ थे। सोलंकी वंश की जो स्थापना है ये आपका मूलराज प्रथम के द्वारा किया गया था। गुलाम वंश की जो स्थापना है ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो वो किया गया था। और इसके अंतिम शासक की बात कर ले तो ये आपके मुइजुद्दीन कैकाबाद, ये जो आपके अंतिम शासक थे। खिलजी वंश की जो स्थापना है ये आपके जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा जो वो किया गया था। और खुसरो खान जो है ये आपके खिलजी वंश के जो वो अंतिम सम्राट थे। तुगलक वंश की जो स्थापना है ये आपके गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो वो किया गया था। और इसके अंतिम सम्राट जो है ये आपके फिरोज शाह तुगलक थे। लोधी वंश की जो स्थापना है ये आपके बहलूल लोधी के द्वारा जो वो किया गया था। और इसके अंतिम सम्राट जो है ये आपके इब्राहिम लोधी थे। मुगल वंश की जो स्थापना ये आपका 1526 में जो है बाबर के द्वारा जो वो किया गया था। और मुगल वंश के जो अंतिम शासक थे ये आपके बहादुर शाह द्वितीय थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है ये आपका केमिकल फार्मूला जो है वो पूछा गया था। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का जो केमिकल फार्मूला होता है ना, ये आपका NaHCO3 होता है। तो NaHCO3 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग ये जो है कहाँ पर किया जाता है, तो ये आपका खाना पकाने में किया जाता है। इसके अलावा कीट नियंत्रण में किया जाता है। और आग बुझाने वाले जो यंत्र होता है ना, इस रूप में जो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग जो है वो किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अन्य केमिकल फार्मूला की बात कर लें जहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि साधारण नमक का पूछा जाता है, तो देखिए साधारण नमक का जो केमिकल फार्मूला होता है ना, ये आपका NaCl होता है। बेकिंग सोडा का तो मैंने आपको बता दिया कि इसका जो आपका रासायनिक नाम होता है ये आपका केमिकल सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और इसका जो आपका फार्मूला ये आपका NaHCO3 होता है। धावन सोडा की बात कर ले तो देखिए धावन सोडा का जो आपका फार्मूला होता है ना, ये आपका Na2CO3.10H2O होता है। वहीं अगर आपसे सफ़ेद लेड का पूछ ले तो देखिए सफ़ेद लेड का जो फार्मूला होता है ना, ये आपका 2PbCO3.PbOS2 का होल ट्वाइस होता है। नमक का अम्ल का अगर पूछा जाए तो HCl जो होता है इसका फार्मूला होता है। आपके सोरे का अम्ल का अगर पूछा जाए तो HNO3 जो है इसका जो वो केमिकल फार्मूला होता है। अम्ल राज का अगर पूछा जाए तो देखिए अम्ल राज का जो आपका केमिकल फार्मूला है ना, ये आपका HNO3 + HCl। और ये जो आपका कितना रेशियो होता है तो 1:3 का होता है। शुष्क बर्फ का अगर केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो ये आपका CO2 होता है। सुहागा का अगर पूछा जाए तो देखिए सुहागा का जो केमिकल फार्मूला है ना, ये आपके Na2B4O7.10H2O होता है। कास्टिक सोडा का अगर पूछा जाए तो NaOH इसका फार्मूला होता है। फिटकिरी का अगर फार्मूला आपसे पूछा जाए तो देखिए फिटकिरी का जो फार्मूला है ना, ये आपका K2SO4.Al2 SO4 का होल थ्राइस होता है। इसके अलावा .24H2O ये जो आपका फिटकिरी का जो वो फार्मूला होता है। हरा कशिश का अगर पूछा जाए तो देखिए हरा कशिश का जो केमिकल फार्मूला है ना, ये आपका FeSO4.7H2O होता है। लाल दवा का अगर पूछा जाए तो इसका जो केमिकल फार्मूला है ये आपका KMNO4 होता है। कास्टिक पोटास का KOH इसका केमिकल फार्मूला होता है। सोरा का KNO3 आपका होता है। विरंजक चूर्ण का जो है ये आपका CaOCl.Cl होता है।
चूने का पानी का अगर पूछा जाए तो देखिए CaOH2 का होल ट्वाइस आपका चूने का पानी का जो है केमिकल फार्मूला होता है। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछा जाता है तो देखिए जिप्सम का जो होता है ना ये आपका CaSO4.2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर पूछा जाए तो CaSO4 हाफ H2O होता है। वहीं अगर चौक का पूछा जाए तो देखिए चौक का जो केमिकल फार्मूला है ना ये आपका CaCO3 होता है। चूना पत्थर का अगर पूछा जाए तो ये आपका चूना पत्थर का जो केमिकल फार्मूला है ना यानी चौक, चूना पत्थर और संगमरमर तीनों का ही जो केमिकल फार्मूला है ये आपका CaCO3 होता है। नौसादार का अगर पूछा जाए तो NH4Cl होता है। लाफिंग गैस का अगर पूछा जाए तो ये आपका N2O होता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट की अगर बात कर ले तो इंपॉर्टेंट में आपका जो है अल्कोहल का आ जाता है। तो अल्कोहल में जो आपका केमिकल फार्मूला है ये आपका C2H5OH, ये जो आपका अल्कोहल का केमिकल फार्मूला होता है। चीनी का अगर पूछा जाए तो देखिए चीनी का जो केमिकल फार्मूला है ना ये आपका C12H22O11 होता है। इसके अलावा अगर अंगूर के रस, ग्लूकोज या फिर अंगूर के रस का अगर केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो देखिए C6H12O6, ये जो आपका अंगूर का रस का जो है केमिकल फार्मूला होता है। बेंजीन का अगर पूछा जाए तो C6H6 जो इसका फार्मूला होता है। यूरिया का अगर पूछा जाए तो NH2CONH2, ये जो आपका यूरिया का केमिकल फार्मूला होता है। लाल सिंदूर का भी जो आपका पूछा जाता है तो देखिए Pb3O4, ये जो आपका लाल सिंदूर का केमिकल फार्मूला होता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूला थे मैंने आपके आगे की शिफ्टों के लिए जो आपको बता दिया है, तो इसके लिए आप वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विथ लोवेस्ट लिटरेसी रेट, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो सबसे कम साक्षरता दर वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था। तो देखिए 2011 की जनगणना की बात कर ले तो ये आपका 15वीं जनगणना था और स्वतंत्रता के बाद जो है ये आपका 7वीं जनगणना था। वहीं अगर साक्षरता दर की बात कर ले तो देखिए सबसे कम जो साक्षरता दर वाला जो आपका यूटी रहा था ना ये आपका दादर और नगर हवेली रहा था। दादरा और नगर हवेली का जो आपका साक्षरता दर है ये आपका 76.24% रहा था। जहाँ पर पुरुषों का जो लिटरेसी रेट है ये आपका 85.17% रहा था और महिलाओं का जो लिटरेसी रेट है ये आपका 64.32% रहा था। तो दादरा और नगर हवेली आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर सबसे कम ओवरऑल अगर पूछा जाए तो देखिए सबसे कम जो आपका साक्षरता दर है ना ये आपका बिहार राज्य का रहा था। बिहार राज्य का जो लिटरेसी रेट है ना ये आपका ओवरऑल 61.80% रहा था। जिसमें पुरुष साक्षरता दर की बात कर ले तो ये आपका 71.20% रहा था और महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 51.50% रहा था। और यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जो दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य रहा था। तो देखिए दूसरे स्थान पे जो ये आपका राजस्थान राज्य रहा था। ओवरऑल में राजस्थान जो ये आपका तीसरा सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य रहा था, लेकिन महिला में पूछा जाए तो ये आपका दूसरे स्थान पे रहा था। महिला में जो राजस्थान का जो साक्षरता दर है ना ये आपका 52.12% रहा था। तो ये क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर भारत का लिटरेसी रेट की बात कर ले तो देखिए भारत का जो लिटरेसी रेट है ना 2011 की जनगणना के अनुसार ये आपका 74.04% रहा था। जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है ये आपका 82.14% रहा था और महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 65.46% रहा था। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य या ओवरऑल अगर पूछा जाए तो ये आपका केरल राज्य का रहा था जो कि आपका 94% रहा था। और आप पुरुष का भी देख सकते हैं और महिलाओं का भी जो है आप साक्षरता दर देख सकते हैं। उसके बाद क्रम में आपका दूसरे नंबर पर जो ये आपका लक्षद्वीप रहा था। लक्षद्वीप का जो आपका लिटरेसी रेट है ये आपका 91.85% रहा था। तीसरे स्थान पे जो आपका मिजोरम राज्य रहा था। चौथे स्थान पे आपका गोवा राज्य रहा था। पांचवें स्थान पे जो आपका त्रिपुरा राज्य रहा था और छठे स्थान पे जो ये आपका दमन और दीव का रहा था और सातवें स्थान पे जो है ये आपका अंडमान और निकोबार आइसलैंड का रहा था। तो ये क्रम भी आपको जो है वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि व्हाट काउजेज द रेड कलर इन टोमेटोज, यानी जो आपका जो टमाटर में जो लाल रंग होता है ना ये किसके कारण होता है। तो देखिए आपके टमाटर में जो लाल रंग होता है ना ये आपके लाइकोपीन नामक जो है आपका वर्णक के कारण होता है। तो लाइकोपीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका लाइकोपीन जो है ना ये आपका एक कैरोटीन है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
वहीं अगर गाजर का लाल रंग पूछा जाए तो देखिए गाजर का जो लाल रंग है ना ये आपका बीटा कैरोटीन के कारण होता है। प्याज का लाल रंग अगर पूछा जाए तो देखिए प्याज का जो लाल रंग होता है ना ये आपका एंथोसाइनिन या फिर एंथोएक्सिन की उपस्थिति के कारण जो है प्याज का जो रंग है ये आपका लाल होता है। चुकंदर में अगर पूछा जाए तो देखिए चुकंदर का जो लाल रंग है ना ये आपके बीटानिन नामक एक यौगिक के कारण होता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मिर्च में अगर लाल रंग पूछा जाए तो देखिए मिर्च में जो आपका कैप्सेंथिन नामक पिगमेंट के कारण जो है मिर्च का जो कलर होता है ना वो लाल रंग का होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मुंबई में नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की संस्थापक कनक रेले का जो संबंध है ना ये किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना है ये आपका मुंबई में किया गया था और इसकी जो स्थापना है ये आपका कनक रेले के द्वारा जो वो किया गया था। और कनक रेले का जो संबंध है ना ये आपका मोहिनी अट्टम नृत्य से है, तो मोहिनी अट्टम आपका करेक्ट आंसर होगा। और मोहिनी अट्टम जो ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका केरल राज्य का जो वो शास्त्रीय नृत्य है। और अगर कनक रेले की बात कर ले तो देखिए कनक रेले जी को जो है 1989 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें 2013 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1994 में जो है इन्हें संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये जो आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो कालिदास सम्मान दिया जाता है ना इन्हें 2006 में जो है कालिदास सम्मान से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर मोहिनी अट्टम के कुछ प्रमुख कलाकारों की नाम की अगर बात कर ले तो देखिए सुनंदा नायर, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, जयप्रभा मीनन, पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा, विजय लक्ष्मी, राधा दत्ता, रेमा श्रीकांत, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि मोहिनी अट्टम में जो है किस वाद्य यंत्र का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो देखिए मोहिनी अट्टम में आमतौर पर जो है ये आपका मृदंगम, इदक्का, बांसुरी, वीणा और कुजी तलम जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के साथ कितने देश जो है ये आपके भूमि सीमा साझा करते हैं। तो देखिए भारत के साथ टोटल आपके 7 देश जो है ये आपके भूमि सीमा साझा करते हैं। और वो 7 देश कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार, ये 7 देश जो है ना ये भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं। तो 7 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और सबसे अधिक जो भूमि सीमा साझा करने वाला जो देश है ना ये आपका बांग्लादेश है। भारत के साथ लंबी सीमा साझा करने वाला जो देश है ये आपका बांग्लादेश है। और इसकी लंबाई एग्जाम में पूछा जाता है तो देखिए इसकी जो लंबाई है ना ये आपका 4096 किलोमीटर है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले भारत जो 7 देशों के साथ जो सीमा साझा करता है उसकी टोटल लंबाई, इसकी भूमि सीमा जो पूछा जाता है कि कितने किलोमीटर की है, तो ये आपका 15,200 किलोमीटर का है। जहां पर अगर तट रेखा की लंबाई अगर पूछा जाए तो ये आपका 7,516.6 किलोमीटर का है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद भारत के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला जो देश है ना ये आपका चीन देश है। चीन के साथ कितना सीमा साझा करता है, कितने किलोमीटर की, तो ये आपका 3,488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के साथ भारत जो है ये आपका 3,323 किलोमीटर की सीमा जो वो साझा करता है। नेपाल के साथ जो है भारत 1,751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। म्यांमार के साथ जो है 1,643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भूटान के साथ जो है भारत जो है ये आपका 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और सबसे कम जो सीमा साझा है ना ये अफगानिस्तान देश के साथ करता है। और अफगानिस्तान के साथ जो है 106 किलोमीटर की जो है ये सीमा साझा करता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर एक डायराइची सिस्टम से आया था, यानी द्वैध शासन प्रणाली से आया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने जो है द्वैध शासन प्रणाली की जो वो शुरुआत की थी, जो कि आपका ब्रिटिश भारत के प्रांतों में जो है सरकार की दोहरी प्रणाली थी। तो यानी आपका पूछा गया था कि जो द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत है ना ये कब किया गया था, तो ये आपका वर्ष 1919 में किया गया था। और किस सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है इसकी शुरुआत जो वो किया गया था। वहीं अगर बात कर ले 1919 के समय, यानी जब आपका द्वैध प्रणाली की शुरुआत किया गया था, उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था, तो ये आपका चेम्सफोर्ड था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रबी की फसल किस महीने से किस महीने तक बोई जाती है। तो देखिए अगर रबी की फसल की बात कर ले तो ये आपका अक्टूबर से दिसंबर के जो है सर्दियों के महीने में इस फसल को जो वो बोया जाता है और इनकी जो कटाई है ना यानी रबी फसल की जो कटाई है ये आपका अप्रैल से जून महीने तक जो है इसकी कटाई जो वो की जाती है। तो अगर बोया पूछा गया होगा तो अक्टूबर से दिसंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर कटाई के बारे में पूछा गया होगा तो फिर आपका अप्रैल से जून जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर रबी की प्रमुख फसलों की बात कर ले तो देखिए गेहूं, जौ, मटर, चना ये सभी और सरसों जो है ये सभी जो आपके रबी की जो है ये प्रमुख फसलें हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आपके खरीफ फसल के बारे में पूछा जाता है तो देखिए खरीफ की जो फसल होता है ना ये आपका जून जुलाई महीने में जो ये आपका बोया जाता है और इनकी जो कटाई है ना ये आपका अक्टूबर और नवंबर के बीच में जो है इस महीने में खरीफ की फसल जो है वो काटी जाती है। और ये खरीफ की अगर प्रमुख फसलों की बात कर ले तो देखिए चावल, मक्का, कपास, मूंगफली, बाजरा, शकरकंद, उड़द जैसी फसलें ये सभी जो आपके खरीफ की फसलों में जो वो शामिल है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए खरीफ की फसल को ही जो है ये आपका मानसून की फसल भी जो वो कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर जायद की फसल की बात कर ले तो देखिए जायद की जो फसल है ना ये आपका मार्च से जून महीने में जो है ये आपका बोया जाता है। और जायद की फसल में आपका कौन कौन सा फसल आ जाता है तो इसमें आपका तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी ये सभी जो फसलें हैं ना ये आपके जायद की फसलें हैं। और जायद की फसलों को जो है ये आपका गर्मी की फसल जो वो कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारा था कि संजना बथुला ये जो आपका किस खेल से संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2023 का जो एशियन गेम्स हुआ था ना उसमें संजना बथुला जो है ये सबसे कम उम्र की जो है ये आपकी भारतीय महिला बनी थी जो कि पदक जीतने वाली जो है ये आपका एशियन गेम्स में आपका जो है सबसे कम उम्र की जो है ये भारतीय महिला जो वो बनी थी। और ये जो आपका किस खेल से संबंधित है तो ये आपका स्पीड स्केटिंग 300 मीटर रिले स्पर्धा में जो ये भाग लेती है। तो स्पीड स्केटिंग ट्रैक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2023 का जो एशियन गेम्स हांगझाऊ चाइना में हुआ था इसमें जो है आपका जो ये संजना बथुला रही थी ना ये जो आपका तीसरे स्थान पे रही थी यानी ये जो है कांस्य पदक भी जो वो जीती थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ये स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न आया था कि मौसिन राम जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है। तो देखिए मौसिन राम की बात कर ले तो ये आपका मेघालय राज्य में स्थित है। और किस पहाड़ी में स्थित है अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो देखिए मौसिन राम जो है ये आपके मेघालय के जो है खासी पर्वतमाला पर स्थित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और खासी पर्वतमाला ये जो है कहाँ पर स्थित है तो ये आपका भारत के मेघालय राज्य में जो है शिलोंग पठार में स्थित है। तो मेघालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किसे इंदौर घराना का जो है स्थापना के लिए जो वो जाना जाता है। तो देखिए इंदौर घराने के स्थापना के लिए जो है ये आपके उस्ताद आमिर खान को जो वो जाना जाता है। तो उस्ताद आमिर खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य घराने की बात कर ले तो देखिए ग्वालियर घराने के जो संस्थापक है ना ये आपके नथन पीर बख्श को जो वो माना जाता है। रामपुर शहसवान घराने के संस्थापक की बात कर ले तो देखिए इस घराने के संस्थापक जो है ये आपके उस्तादीनाथ खान को जो वो जाना जाता है। जयपुर घराने के संस्थापक की बात कर ले तो इसके संस्थापकों में जो है ये आपके उस्ताद आलिदिया खान को जो वो जाना जाता है। किराने घराने के संस्थापक के रूप में जो है ये आपके उस्ताद अब्दुल करीम खान को जो वो जाना जाता है। पटियाला घराने के संस्थापक के रूप में जो है यह आपके अली बख्श और उस्ताद फतेह अली खान को जो वो जाना जाता है। आगरा घराना का अगर पूछा जाए तो देखिए आगरा घराने के संस्थापक के रूप में जो है यह आपके हाजी सुजान खान को जो वो जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हल्दी में जो पीला रंग होता है ना ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो देखिए हल्दी में जो पीला रंग होता है ना ये आपके करक्यूमिन के कारण जो है ये आपका होता है। तो करक्यूमिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लोसर महोत्सव किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का जो है नव वर्ष की शुरुआत में मनाया जाने वाला जो है एक त्यौहार है। तो देखिए लोसर महोत्सव की बात कर ले तो ये जो आपका लद्दाख की नव वर्ष की शुरुआत के रूप में जो है इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है। तो लद्दाख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका लोसर त्यौहार है ना ये आपके तिब्बती कैलेंडर के अनुसार 11वें महीने के जो है पहले दिन जो है इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि देश के सबसे उम्र दराज सांसद डॉक्टर सफीकुर रहमान बर्क जो है ये आपके किस पार्टी से जो वो संबंधित है। तो देखिए डॉक्टर सफीकुर रहमान बर्क की बात कर ले तो ये आपके 2019 में जो है सपा के टिकट पर संभल लोकसभा सीट पर जो वो जीत जो है वो दर्ज किए थे। तो ये जो आपके किस पार्टी से संबंधित है, तो ये आपके सपा यानी समाजवादी पार्टी से जो वो आपके जो है वो संबंधित है। तो समाजवादी पार्टी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2023 में जो आपका WPL हुआ था ना, वुमेन्स प्रीमियर लीग, जो कि आपका पहला संस्करण हुआ था 2023 में, इसमें RCB की महिला टीम की जो है कप्तान कौन रही थी। तो देखिए 2023 में जो आपका RCB महिला टीम की जो कप्तान है ना, ये भारतीय ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंदाना रही थी। तो स्मृति मंदाना आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर 2024 का भी पूछा जाए तो देखिए 2024 का जो WPL हुआ था ना, उसमें भी जो RCB की कप्तान है ये आपका स्मृति मंदाना रही थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और 2024 का जो आपका दूसरा संस्करण हुआ है WPL का, इसका भी जो विजेता टीम रहा है ना, ये आपका जो है RCB ही रहा है। और उप विजेता अगर बात कर ले तो ये आपका दिल्ली का टीम रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A जो है ये आपका किस भाग में जो है वो वर्णित है। तो देखिए अनुच्छेद 51A की बात कर ले तो ये आपका भाग 4A में जो है वो वर्णित है, जिसमें भाग 4A में जो आपका मौलिक कर्तव्यों का जिक्र जो है वो किया गया है। तो भाग 4A आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों को जो है संविधान में जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना 1976 में, इसके द्वारा जो हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जो वो जोड़ा गया था। और एग्जाम में पूछा जाता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो है कितने मौलिक कर्तव्यों का जो वो सुझाव दिया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 8 मौलिक कर्तव्यों का जो वो सुझाव दिया गया था। और जो 2 अन्य जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपके इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो है आपके इम्प्लीमेंट किए गए थे। और वर्तमान में जो आपके मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है यह आपका 11 है। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपके 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 में हुआ था, इसके माध्यम से जो है 11वां मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है ना, ये आपका USSR, जिसका वर्तमान में जो नाम है ना वो आपका रूस है। तो रूस देश के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो वो लिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका आया था फार्मेसी अमेंडमेंट बिल 2023 से, यानी फार्मेसी अमेंडमेंट बिल 2023 को जो है ये आपका किस अधिनियम द्वारा जो इसे संशोधित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका फार्मेसी संशोधन विधेयक था ना 2023 में, ये आपका 3 अगस्त 2023 को जो है लोकसभा में जो वो पेश किया गया था। और ये जो आपका फार्मेसी अधिनियम 1948 में जो ये आपका संशोधन करता है। तो फार्मेसी अधिनियम 1948 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और जो ये अधिनियम था वो क्या था। तो देखिए ये जो आपका अधिनियम था ना, ये आपके फार्मेसी के अभ्यास और पेशे को जो वो आपका नियंत्रित करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ बच्चों ने बताया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में पूछा गया था। तो ये भी मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है ये आपका भारतीय संसद ने दिसंबर 2023 में जो इसे पारित किया गया था। और ये जो आपका कौन सा अधिनियम को जो है ये आपका प्रतिस्थापित करता है। तो ये जो अधिनियम है ना, ये आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को जो ये आपका प्रतिस्थापित जो वो करता है। तो अगर ये पूछा गया था तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका अधिनियम था ना, ये आपका डिजिटल साक्ष्य जैसे आधुनिक मुद्दों को जो वो शामिल जो है इस अधिनियम के तहत जो है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कैपिटल गुड्स यानी पूंजीगत वस्तुओं के जो है उदाहरण जो वो पूछे गए थे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कैपिटल गुड्स यानी पूंजीगत वस्तु होता क्या है। तो देखिए पूंजीगत वस्तुएं वे भौतिक संपत्तियां होती है जिनका इस्तेमाल जो है किसी व्यवसाय में उपभोक्ता के लिए जो है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने के लिए जो वो किया जाता है। और इनका जो इस्तेमाल है ना किसी अन्य उत्पाद के निर्माण या फिर सेवा की डिलीवरी में भी जो वो किया जाता है। और पूंजीगत वस्तु के अगर उदाहरण की बात कर ले तो देखिए इसमें आपका वाहन, कंप्यूटर हार्डवेयर, कच्चा माल या फिर बुनियादी खाद्य सामग्री, सॉफ्टवेयर, सुविधाएं और संरचनाएं, इसके अलावा फिक्सचर, फर्नीचर, भवन, कारखाने, इसके अलावा मशीनरी में अगर बात कर ले तो इसमें आपके औद्योगिक रोबोट, ग्राउंडर, ड्रिलिंग मशीन और कर्तनी मशीन, आरा मशीन, ये सभी जो है ना ये आपके कैपिटल गुड्स यानी पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द ग्लोरी ऑफ पाटन बाय के.एम. मुंशी, यानी पाटन की महिमा, जो आपका कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के द्वारा जो ये आपका किताब लिखा गया था, ये जो आपका किस भाषा में लिखा गया था? तो देखिए, ये जो आपका पाटन की महिमा, ये जो पुस्तक है, ये आपका के.एम. मुंशी के द्वारा जो वो लिखा गया था, और ये जो आपका मूल रूप से गुजराती में जो वो लिखा गया था। तो गुजराती आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दादाभाई नौरोजी के द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक जो वो लिखी गई थी? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि दादाभाई नौरोजी के द्वारा जो है ये आपका एक तो आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी आपका धन की निकासी जो पुस्तक है ना, ये आपका दादाभाई नौरोजी के द्वारा ही लिखा गया था। इसके अलावा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और पॉवर्टी ऑफ इंडिया, ये तीनों जो किताब है ना, ये आपके दादाभाई नौरोजी के द्वारा जो वो किया गया था। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दादाभाई नौरोजी को ही जो है ये आपका ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपका जो है मिलान करना था, सॉरी यहाँ पे मिलान नहीं, यहाँ पे आपको अरेंज करना था, जो कि आपका पद्म पुरस्कार को जो है ये आपका अरेंज करना था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि पद्म पुरस्कार को जो है ये आपका 3 श्रेणियों में जो वो बांटा गया, और वो 3 श्रेणी कौन कौन से हैं? तो देखिए, भारत का जो सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो तो आपका भारत रत्न है। इसके अलावा आपका सेकंड नंबर पे जो है दूसरा जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये आपका पद्म विभूषण आ जाता है। थर्ड आपका जो है जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये आपका पद्म भूषण है। और भारत का जो चौथा आपका जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये आपका पद्म श्री है। तो ये जो आपका अगर क्रम में आया होगा तो पहले तो आपका भारत रत्न आ जाएगा, उसके बाद आपका पद्म विभूषण आ जाएगा, उसके बाद आपका पद्म भूषण आ जाएगा, उसके बाद जो आपका पद्म श्री आ जाएगा। और इन पुरस्कारों की जो शुरुआत है ये आपका वर्ष 1954 में जो वो किया गया था, और इस दौरान इन्हें पहले, दूसरे और तीसरे वर्ग में जो वो बांटा गया था। और 1955 के बाद इनका नाम बदलकर जो है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री जो वो कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि पंजाब विधान परिषद को किस वर्ष जो है वो समाप्त कर दिया गया था? तो देखिए, पंजाब विधान परिषद को जो है ये आपका 1 जनवरी 1970 को जो वो समाप्त कर दिया गया था। तो 1 जनवरी 1970 आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका किस अधिनियम के तहत पारित किया गया था? तो देखिए, इसके लिए पंजाब विधान परिषद उन्मूलन अधिनियम 1969 जो वो पारित किया गया था। और इस अधिनियम के लागू होने के बाद पंजाब की जो विधायिका थी ना, ये किस प्रकार का हो गया था? तो ये आपका एक सदनीय हो गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंजाब विधान परिषद, ये जो आपका पंजाब विधानसभा का जो है ये आपका सभागृह था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए। और ये जो आपका 1952 से 1969 तक जो ये आपका कार्यरत था। और उस समय जो पंजाब विधान परिषद में कितने सीटें थी? तो ये आपका 39 सीटें थी। और वर्ष 1966 में पंजाब के 3 भागों में बांटकर जो है ये आपका 3 राज्य जो वो बनाया गया था। और वो 3 राज्य कौन कौन से थे? तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब को जो है ये अलग राज्य जो वो बनाया गया था। और इस बंटवारे के बाद जो है मैं आपको बता दूं कि विधान परिषद की जो सीटें हैं ना, ये आपका घटकर जो वो 40 जो वो कर दिया गया था। और विधानसभा की सीटें बढ़कर जो ये कितना कर दिया गया था? तो देखिए, विधानसभा की सीटें बढ़कर जो ये आपका 104 कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस वंश ने जो है विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो देखिए, विजयनगर राज्य की जो स्थापना है ना, ये संगम वंश के द्वारा जो वो किया गया था। और संगम वंश के किस शासक के द्वारा किया गया था? तो ये आपका 1336 में हरियर और बुक्का नामक राय 2 भाइयों के द्वारा जो वो किया गया था। तो संगम वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और विजयनगर राज्य की स्थापना ये जो है किस नदी के तट पर किया गया था? तो ये आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस वंश का जो आपका जो सबसे प्रसिद्ध शासक था ये कौन था? तो देखिए, संगम वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था ना, ये आपका देवराय द्वितीय था। और मैं आपको बता दूं कि संगम वंश का जो आपका अवधि रहा था ना, ये आपका 1336 से लेकर जो है 1485 तक रहा था। एग्जाम में पूछा जाता है कि विजयनगर वंश के जो आपके 4 शासक थे उनका क्रम जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपके संगम वंश आए थे जिनका क्रम मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आपके जो है सालू वंश आए थे जिसकी जो स्थापना है ये आपके सालू नरसिम्हा के द्वारा जो वो किया गया था। और इनका जो आपका अवधि है ये आपका 1485 से लेकर जो है 1505 तक रहा था। और संगम वंश को समाप्त करके जो है सालू नरसिंहा जो है ये आपके सत्ता में आए थे। उसके बाद जो आपका तुलु वंश आया था। और तुलु वंश की जो स्थापना है ये आपका वीर नरसिंह के द्वारा जो वो किया गया था। और इनका जो ये अवधि है ये आपका 1505 से लेकर जो है 1570 तक रहा था। और कृष्ण देव राय जो है ये आपके तुलु वंश के थे,
एग्जाम में पूछा जाता है कि कृष्णदेवराय ये जो आपके किस वंश से संबंधित है, तो ये आपके तुलु वंश से संबंधित है। उसके बाद जो आपका अरविडु वंश आया था, और अरविडु वंश की जो स्थापना ये आपका तिरुमल के द्वारा जो वो किया गया था, और ये जो आपका 1570 से लेकर 1650 तक रहे थे, और ये जो आपका विजयनगर साम्राज्य का जो है ये आपका अंतिम वंश रहा था। तो ये चारों वंश का जो है आपको सभी को जो वो ध्यान में रखना है। कंवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कंवल बाघ अभ्यारण्य जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है। तो देखिए कंवल बाघ अभ्यारण्य की बात कर ले तो ये जो आपका तेलंगाना राज्य के जो है मंचिरियल जिले के जन्नाराम मंडल में स्थित है। तो राज्य आपसे पूछा गया था, तो तेलंगाना राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कंवल वन्य जीव अभ्यारण्य को जो है ये भारत सरकार के द्वारा 2012 में जो है इसे बाघ अभ्यारण्य भी जो वो घोषित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर अन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर ले जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि वाल्मीकि नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका बिहार राज्य में स्थित है। वायानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका वायानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये आपका केरल राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में पूछा जाता है तो देखिए ये जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मधुमलाई सेंचुरी के बारे में पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका मधुमलाई जो सेंचुरी है ना, ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहां से पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये आपका किस राज्य में है। तो देखिए भारत में सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य वाला जो राज्य है ना, ये आपका महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र में जो आपके टोटल 49 वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहता है कि विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ आर्यंस इन प्री वैदिक टाइम्स, यानी प्रारंभिक वैदिक काल में जो है आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में जो है ये किसे माना जाता था। तो देखिए प्रारंभिक वैदिक काल में जो है आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवता जो है ये आपके इंद्र भगवान को जो वो माना जाता था। तो इंद्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद में जो है आपके इंद्र भगवान को जो है ये आपका पुरंदर भी जो वो कहा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बुद्धिस्ट एरा व्हेन दे ट्रैवल्ड थ्रू सिल्क रूट, यानी बौद्ध धर्म के प्रचारकों और तीर्थ यात्रियों ने जो है किस शताब्दी के दौरान रेशम मार्ग पर जो वो यात्रा की थी। तो देखिए बौद्ध धर्म के प्रचारकों और तीर्थ यात्रियों ने जो है ये आपका जो दूसरी शताब्दी के दौरान यानी 2nd सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स के दौरान जो है ये रेशम मार्ग पर जो वो यात्रा जो वो किए थे। तो दूसरी शताब्दी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि भारतीयों के लिए जो है रेशम मार्ग ये जो है किसने शुरू किया था। तो देखिए भारतीयों के लिए जो रेशम मार्ग है ना, ये कनिष्क के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। और कनिष्क जो था ये आपका किसका जो है वो सबसे शक्तिशाली शासक था। तो देखिए कनिष्क जो था ना, ये कुषाण साम्राज्य का जो है ये सबसे शक्तिशाली शासक था। और इनके साम्राज्य की जो राजधानी था ना, ये पुरस्पुरा यानी पेशावर था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कनिष्क के शासन काल में ही जो है आपकी जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, ये आपका कनिष्क के शासन काल में ही जो है आपका आयोजित किया गया था। और चौथी बौद्ध संगति के दौरान ही जो है आपके बौद्ध धर्म को जो है ये आपका महायान और हीनयान में जो ये आपका विभाजित जो है वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और कनिष्क के अगर दरबारी कवि के बारे में पूछा जाए तो देखिए कनिष्क के दरबारी जो कवि थे ना, ये आपके अश्वघोष थे। और अश्वघोष के द्वारा ही जो है ये आपका बुद्धचरित जो पुस्तक है ना, जो कि आपका गौतम बुद्ध की जो वो जीवनी है, और ये जो आपका जीवनी है बुद्धचरित, ये जो आपका अश्वघोष के द्वारा ही जो वो लिखा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स विच यूनियन टेरिटरीज आर पुअर, यानी नीति आयोग की जो पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो रिपोर्ट जारी किया गया था ना, उसके अकॉर्डिंग जो है सबसे आपका गरीब जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था। तो देखिए आपका जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे जो आपका गरीब जो यूनियन टेरिटरी था ना, ये आपका दादरा और नगर हवेली था। तो दादरा और नगर हवेली आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर ये तो आपका सबसे अधिक आपका गरीब जो है यूटी के बारे में पूछा गया था, सबसे कम जो आपका यूटी के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए सबसे कम जो आपका यूटी रहा था ना गरीब में, वो आपका लक्षद्वीप रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर राज्य की बात कर ले तो देखिए MPI रिपोर्ट के मुताबिक बिहार जो आपका सबसे गरीब राज्य रहा था, उसके बाद आपका झारखंड राज्य रहा था, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश राज्य रहा था। तो ये क्रम भी जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नेम टू साइंथेटिक इंडिकेटर्स, यानी आपका जो है संकेतक के बारे में जो वो पूछा गया था। तो देखिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स होता क्या है। तो देखिए ऑल द इंडिकेटर्स विच आर नॉट नेचुरल आर नन एज मैन मेड या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स, यानी सभी संकेतक जो प्राकृतिक नहीं होते हैं उन्हें मानव के द्वारा या तो निर्मित किया जाता है। इस प्रकार के इंडिकेटर्स को जो है या आपका सिंथेटिक इंडिकेटर या फिर मानव निर्मित इंडिकेटर भी जो वो कहा जाता है। इसके अलावा अगर इनके एग्जाम्पल की बात कर लें तो देखिए सिंथेटिक इंडिकेटर्स में जो है आपके एक तो फिनोप्थलीन हो जाते हैं और सेकंड आपका मिथाइल ऑरेंज, ये जो आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। तो ऑप्शन में शायद आपका फिनोप्थलीन दिया गया था, तो फिनोप्थलीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट ऑल बंगाल स्टूडेंट्स काउंसिल हेल्ड इन 1928, यानी 1928 में जो आपका आयोजित प्रथम अखिल बंगाल छात्र परिषद के अध्यक्ष जो है ये आपके कौन थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सितंबर 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है आपके 4 दिवसीय सम्मेलन के अंत में जो है आपके अखिल बंगाल छात्र संघ की स्थापना जो वो किया गया था। और ये जो आपका सम्मेलन है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका 22 से 25 तारीख तक जो है ये जो सम्मेलन था ना ये आपके श्रद्धानंद पार्क में जो ये आपका आयोजित किया गया था। और इस संघ की जो अध्यक्षता है ना ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो वो किया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्त ये जो आपका किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तों को जो है ये आपका आर्टिकल 59 में जो वो सूचीबद्ध किया गया है। तो आर्टिकल 59 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तें ये जो है कौन कौन सी है। तो देखिए राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या फिर किसी राज्य विधानमंडल के जो है सदन का सदस्य जो वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यदि ऐसा सदस्य राष्ट्रपति के रूप में जो है ये आपका निर्वाचित होता है तो यह समझा जाता है कि वह राष्ट्रपति का पद जो है ग्रहण करने की तिथि पर जो है सदन में अपना स्थान जो है वो छोड़ देगा। इसके अलावा शर्तें ये भी है कि राष्ट्रपति को जो है किसी लाभ के पद पर जो है वो नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा वो जो आपके किराए के भुगतान के बिना जो है आधिकारिक निवास में रहने को भी जो है वो हकदार हैं। और ये जो आपके संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित उपलब्धियों में जो है भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त करने का भी जो है ये आपके राष्ट्रपति जो वो हकदार हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद से आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए राष्ट्रपति से संबंधित जो आपके अनुच्छेद है ये आपके 52 से लेकर 62 तक है और यहीं से जो आपका पूछा जा रहा है। तो देखिए अनुच्छेद 52 में आपका क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये जो आपका अनुच्छेद 52 में जो वो कहा गया है। अनुच्छेद 53 की बात कर ले तो देखिए संघ की कार्यकारी शक्ति ये जो आपका राष्ट्रपति में निहित होगा। ये जो आपका अनुच्छेद 53 में जो वो कहा गया है। अनुच्छेद 54 की बात कर ले तो देखिए राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के जो है निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर जो है या आपके निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा जो वो किया जाएगा। यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव उससे संबंधित जो आपका अनुच्छेद है ये आपका अनुच्छेद 54 है। अनुच्छेद 55 की बात कर ले तो ये आपके राष्ट्रपति के चुनाव के तरीकों से संबंधित है। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 56 की बात कर ले तो देखिए राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे। ये जो आपका अनुच्छेद 56 में जो है वो कहा गया है। अनुच्छेद 57 की बात कर ले तो इसमें आपका कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति का पद धारण करता है या फिर कर चुका है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए जो है उस पद पर पुनः निर्वाचित होने का जो वो पात्र होगा। ये जो आपका आर्टिकल 57 में जो वो कहा गया है। आर्टिकल 58 में आपका कहा गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हेतु योग्यताएं ये जो आपका अनुच्छेद 58 में कहा गया है। और शायद आपका एग्जाम में यही प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हेतु योग्यताएं ये जो आपका किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये आपका अनुच्छेद 58 में जो वो वर्णित है। तो अगर ये पूछा गया था तो अनुच्छेद 58 आपका करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल 59 तो मैंने आपको बता दिया है। अनुच्छेद 60 जो है ये आपके राष्ट्रपति के पद की शर्तों के बारे में बताता है। इसके अलावा अनुच्छेद 61 की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 61 जो है ये आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में जो वो बताता है। अनुच्छेद अगर 62 की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 62 में जो है ये आपके राष्ट्रपति के कार्यकाल और रिक्तियों से संबंधित जो प्रावधान है ना ये आपके अनुच्छेद 62 में जो इसका उल्लेख जो वो किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द सबस्टांस एंड द शैडो ये जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो देखिए द सबस्टांस एंड द शैडो ये जो आपका ये यूसुफ खान जिन्हें जो है दिलीप कुमार के नाम से भी जो है वो जाना जाता है और ये जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑप्शन में आपका दिलीप कुमार दिया गया था, तो दिलीप कुमार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले द सबस्टांस एंड द शैडो ये जो है किसके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। तो ये जो आपके पूर्व पत्रकार उदय तारा नायर के द्वारा जो है इस पुस्तक को जो वो लिखा गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1994 में जो है दिलीप कुमार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आर्टिकल 51 का क्लोज एच जो है ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 51A का एच क्लोज एच की बात कर ले तो ये जो आपका वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना जो है ये विकसित किया जाएगा। ये जो आपका अनुच्छेद 51A के जो है क्लोज एच में जो वो कहा गया है। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर आर्टिकल 51 की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 51A के तहत जो है आपके 11 मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़े गए हैं और 11 मौलिक कर्तव्य से जो है आपके लगातार जो वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अनुच्छेद 51A के क्लोज ए में आपका कहा गया है कि संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों एवं संस्थाओं, इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना। ये जो आपका अनुच्छेद 51A के क्लोज ए में जो है आपका कहा गया है। क्लोज बी की बात कर ले तो इसमें आपका कहा गया है कि स्वतंत्रता हेतु हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को जो वो प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को जो है ये आपका संजोना एवं उनका पालन करना। ये जो आपका क्लोज बी में जो वो कहा गया है। वहीं अगर क्लोज सी की बात कर ले तो देखिए भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करना। ये जो आपका क्लोज सी में जो वो कहा गया है। अनुच्छेद 51A के क्लोज डी की बात कर ले तो इसमें आपका कहा गया कि देश की रक्षा करना एवं ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। ये जो आपका क्लोज डी में जो वो कहा गया है। वहीं अगर ई की बात कर ले तो इसमें आपका कहा गया है भारत के सभी लोगों के मध्य धार्मिक, भाषाई एवं क्षेत्रीय या फिर वर्गीय विविधताओं से जो है परे सद्भाव एवं समान बंधुत्व या फिर भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहित करना। इसके साथ साथ ही जो है महिलाओं के सम्मान के प्रति अपमानजनक प्रथाओं को जो वो त्याग करना। ये जो आपका क्लोज ई में जो वो कहा गया है। इसके अलावा अगर एफ की बात कर ले तो हमारी सामुदायिक यानी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना यानी सुरक्षा करना। ये जो आपका क्लोज एफ में जो वो कहा गया है। वहीं अगर जी की बात कर ले तो इसमें आपका वन, झीलों, नदियों एवं वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण को जो वो महत्व देना और उनकी रक्षा करना एवं उसके संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र यानी जो जीवित प्राणियों के प्रति जो दया भाव रखते हैं। ये जो आपका क्लोज जी में जो वो कहा गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। एच का तो मैंने आपको बता दिया है। वहीं अगर आई की बात कर ले तो देखिए सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना। ये जो आपका क्लोज आई में जो वो कहा गया है। इसके अलावा अगर जे की बात कर ले तो देखिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी छात्रों में जो है उत्कृष्टता की दिशा में सतत प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास एवं उपलब्धि के जो है उच्च स्तर तक पहुंच सके। ये जो आपका क्लोज जे में जो वो कहा गया है। इसके अलावा अगर ए की बात कर ले ये जो आपका लास्ट जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य है के, तो के में आपका कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के आयु के मध्य जैसा भी मामला हो अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु माता पिता अथवा अभिभावक का ये कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को जो वो शिक्षा प्रदान करे। ये जो आपका क्लोज के में जो है वो कहा गया है। तो सारे 11 मौलिक कर्तव्य को जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ताजमहल का जो निर्माण है ये किस मुगल सम्राट के द्वारा जो वो करवाया गया था। तो देखिए ताजमहल का जो निर्माण है ये आपके शाहजहां के द्वारा जो वो करवाया गया था। तो शाहजहां आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है किसकी याद में जो वो करवाया गया था। तो देखिए ताजमहल ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज़ की याद में जो है इस मकबरे का जो वो निर्माण करवाया था। और इस ताजमहल का निर्माण ये कब और जो है पूर्ण कब हुआ था। तो देखिए ताजमहल का जो निर्माण जो शुरू है ना ये आपका 1632 ईस्वी में हुआ था। और ये जो आपका पूर्ण जो है ये आपका 1648 ईस्वी में जो ये आपका पूरा हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ताजमहल के जो है आर्किटेक्चर यानी डिजाइनर जो है ये कौन थे। तो देखिए ताजमहल के जो डिजाइनर थे ना ये आपके उस्ताद अहमद लाहौरी थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SHG, यानी SHG का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह होता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका SHG है ना, ये एक प्रकार का जो है ये आपका माइक्रो फाइनेंस संगठन है, जिसमें लोगों को जो है एक छोटा समूह होता है जो एक दूसरे को जो है आर्थिक और भावनात्मक रूप से जो है ये समर्थन देने के लिए जो है एक साथ आते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सेल विच सेक्टर, यानी सेल जो ये आपका किस सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो देखिए सेल का आगे आप फुल फॉर्म जान लीजिए क्या होता है। तो आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, और ये जो आपका सार्वजनिक क्षेत्र का जो वो उपक्रम है, और ये जो आपका किसके लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो ये आपका स्टील उत्पादन के लिए जो वो जाना जाता है। तो पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बिहू नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए बिहू डांस की बात कर ले तो ये जो आपका असम का जो है एक पारंपरिक लोक नृत्य है। तो असम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि असम का जो है ये आपका लोक नृत्य भी है, और बिहू जो है वो त्यौहार भी है। और बिहू के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि असम में कितने प्रकार के बिहू त्यौहार जो वो मनाए जाते हैं। तो देखिए असम में आपके 3 प्रकार के बिहू का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है, और वो कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला तो आपका रोंगाली, जिसे बोहाग बिहू के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और ये जो आपका रोंगाली या फिर बोहाग बिहू है ना, ये आपके अप्रैल महीने में जो इसे मनाया जाता है। सेकंड जो आपका बिहू है वो आपका कोंगाली या फिर इसे कटी बिहू भी कहा जाता है। और ये जो आपका कोंगाली और कटी बिहू है ना, ये आपके अक्टूबर महीने में जो वो मनाया जाता है। और तीसरा जो आपका बिहू है जो कि असम राज्य में मनाया जाता है, इसे आपका भोगाली या फिर माघ बिहू जो वो कहा जाता है। और ये जो आपका भोगाली और माघ बिहू है ना, ये आपका जनवरी महीने में जो वो मनाया जाता है। और देखिए इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण जो आपका बिहू है ना, ये आपका रोंगाली बिहू है, क्योंकि ये जो आपका रोंगाली बिहू है ना, ये आपका वसंत त्यौहार जो वो मनाया जाता है। वसंत त्यौहार के रूप में जो है ये आपका रोंगाली बिहू को जो वो मनाया जाता है। और यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि असमिया नववर्ष के रूप में किस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है। तो ये आपका रोंगाली बिहू को ही जो है वो मनाया जाता है। इसके अलावा अगर भोगाली बिहू या फिर माघ बिहू की बात कर ले तो ये जो आपका एक फसल त्यौहार है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सितारा देवी ये जो आपका किस नृत्य से संबंधित है। हालांकि आपका बहुत सारे कलाकारों का नाम दिया गया था, जिसमें एक सितारा देवी का भी नाम दिया गया था। तो देखिए सितारा देवी की बात कर ले तो ये जो आपका कथक नृत्य से संबंधित है। तो कथक आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि सितारा देवी को जो है ये आपका नृत्य सामग्री के रूप में भी जो है इन्हें जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर कथक से जुड़े अन्य कलाकारों की बात कर ले तो देखिए पंडित बिरजू महाराज, इसके अलावा गोपी कृष्ण, शंभू महाराज, सितारा देवी, प्रेरणा श्रीमाली, इसके अलावा सुनैना हजारी लाल, कुमुदनी लखिया, इनके बारे में पूछा जाता है कि कुमुदनी लखिया जो ये आपका किस नृत्य से संबंधित है। तो ये आपका कथक नृत्य से संबंधित है। शोभना नारायण भी जो है ये आपका कथक नृत्य से संबंधित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका जो है हड़प्पा रिलेटेड स्टेटमेंट बेस्ड जो वो आया था, जिसमें आपको गलत कथन जो वो बताना था। तो देखिए जहाँ पे एक आपका दिया गया था कि हड़प्पा सभ्यता में जो है आपका लोहे का उपयोग जो वो किया गया था। तो ये जो आपका गलत स्टेटमेंट जो वो दिया गया था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है ये आपका कांस्य युग का था और इसमें आपका लोहे का उपयोग जो वो नहीं किया गया था। तो ये वाला कथन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। या फिर कोई और कथन होगा, गलत कथन होगा, तो आप उसे जो वो जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि आपका जो है ई प्रिक्स, हैदराबाद ई प्रिक्स जो है कार रेस 2023 ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए आपका जो कार रेस है ना, ये आपके 2023 में ये जो आपका तेलंगाना में जो है वो आयोजित किया गया था। तो तेलंगाना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2023 में आयोजित 9वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में जो है आपके भारत के संसद का जो प्रतिनिधित्व है ना, ये किस अध्यक्ष ने जो वो किया था। तो देखिए 2023 में जो आपका 9वें ब्रिक्स संसदीय फोरम जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए ये जो आपका 27 से 28 सितंबर 2023 को जो है ये आपके दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। और इसमें भारत के संसद का जो प्रतिनिधित्व है ना, ये आपके लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा जो वो किया गया था। तो ओम बिरला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
एक क्वेश्चन आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल से आया था। तो देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात कर ले तो इसमें जो आपका डाइपोल मूवमेंट जो वो नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो आपके मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये आपकी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन यानी इनमें जो आपका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका सिमेट्रिक होता है और इसमें आपके पॉजिटिव और निगेटिव जो चार्ज होते हैं ना ये बैलेंस हो जाते हैं और डाइपोल मूवमेंट जो है ये कितना हो जाता है, तो ये आपका शून्य यानी जीरो हो जाता है। तो अगर जीरो पूछा गया था कि डाइपोल मूवमेंट कितना हो जाता है तो जीरो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका जो है आरोग्य मिशन से आया था। एग्जैक्टली क्या प्रश्न पूछा गया था मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आरोग्य मिशन जो है ना ये आपके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को भारत सरकार द्वारा जो है वर्ष 2013 में जो वो शुरू किया गया था। तो अगर शुरुआत पूछा गया था तो 2013 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका साइंस से आया था कि प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, इसको जो है आपको बायो नेम से जो वो मैच करना था। तो देखिए प्रोटीन का जो आपका बायो नेम होगा वो आपका ट्रिप्सिन हो जाएगा, यानी प्रोटीन में जो है आपका ट्रिप्सिन जो है वो सही मैच होगा। वसा का लाइपेज जो है वो आपका सही जो है मैच होगा। कार्बोहाइड्रेट में जो आपका अमाइलेज जो है वो आपका सही मैच होगा। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी मैच किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो है आपका टैगोर पुरस्कार 2014 से आया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मणिपुरी नृत्य के दिग्गज श्री राजकुमार सिंह जीत सिंह को जो है 2014 का सांस्कृतिक सद्भावना हेतु टैगोर पुरस्कार जो वो प्रदान किया गया था। तो 2014 का जो टैगोर पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया था, तो ये आपके मणिपुरी नृत्य के दिग्गज राजकुमार सिंह जीत सिंह को जो ये प्रदान किया गया था। तो राजकुमार सिंह जीत सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पहला क्वेश्चन आया था कि द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, यानी हॉर्नबिल उत्सव जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में जो ये मनाया जाता है। तो देखिए हॉर्नबिल त्यौहार की बात कर ले तो ये जो आपका 1 से 10 दिसंबर के बीच पूर्वोत्तर भारत के जो है नागालैंड राज्य में जो है इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है। तो नागालैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा उत्तर पूर्व भारत के महत्वपूर्ण त्यौहार की बात कर ले जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि बुरी बुट, मायोको, इसके अलावा द्री, पोंगटू, लोसार, मोनपा उत्सव, ये सभी जो त्यौहार है ना ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो वो मनाए जाते हैं। अम्बुबाची, भोगाली बिहू, बैसागु और देहिंग पटकाई, ये सभी जो त्यौहार है ना ये आपके असम राज्य में मनाए जाते हैं। चापचरकुट महोत्सव ये जो आपका मिजोरम राज्य में जो वो मनाया जाता है। तसुकेने और सेक्रेनी ये त्यौहार जो है ये आपके नागालैंड राज्य में मनाए जाते हैं। इसके अलावा अगर नोंगक्रिम त्यौहार, खांसी त्यौहार और वांगला त्यौहार पूछा जाए तो ये आपका मेघालय राज्य में मनाया जाता है। योसांग, पोराग और चवांगकुटी ये सभी जो त्यौहार है ना ये आपके मणिपुर राज्य में मनाए जाते हैं। वहीं अगर खर्ची पूजा आपसे पूछ ले तो देखिए ये जो आपका खर्ची पूजा जो त्यौहार है ना ये आपका त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि सौरभ गांगुली ने जो है किस स्टेडियम में अपनी टी शर्ट उतार कर जो है मैच जो वो सेलिब्रेट किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2002 में जो आपका नेटविट्स जो सीरीज हुआ था ना ये आपका भारत और इंग्लैंड के मध्य जो वो खेला गया था और इसमें फाइनल मैच जीतने के बाद जो है लॉर्ड्स के स्टेडियम में जो है सौरभ गांगुली ने जो अपनी टी शर्ट को उतार कर जो है मैच जो वो सेलिब्रेट किया था। तो आपसे स्टेडियम का नाम पूछा गया था, तो लंदन का लॉर्ड्स स्टेडियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये जो आपका पुस्तक है ना ये सौरभ गांगुली की जो है ऑटोबायोग्राफी है और इस पुस्तक को जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका सौरभ गांगुली और गौतम भट्टाचार्य के द्वारा जो है इस पुस्तक को जो वो लिखा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि हु बिकेम द वायसराय ऑफ इंडिया इन 1947 आफ्टर लॉर्ड वारवेल, यानी लॉर्ड वेवेल के बाद जो है 1947 में कौन भारत का वायसराय जो वो बना था। तो देखिए वेवेल के बाद 1947 में आपके भारत के जो वायसराय है ना ये आपके माउंटबेटन जो वो बने थे, जो कि ब्रिटिश भारत के जो है ये आपके अंतिम वायसराय भी जो वो बने थे और उन्होंने 1947 से 1948 तक जो है इस पद पर जो वो काम भी किया था और स्वतंत्र भारत के जो ये पहले गवर्नर जनरल भी बने थे। तो माउंटबेटन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत जो है भारत के गवर्नर जनरल का पद का नाम बदलकर जो है ये भारत का वायसराय जो वो कर दिया गया था। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1858 जो पारित हुआ था ना इसमें भारत के गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर जो है
ये भारत का वायसराय जो वो कर दिया गया था। और भारत के प्रथम वायसराय अगर पूछा जाए कौन थे तो ये आपके कैनिंग थे। भारत के अगर पहले गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे ना ये आपके विलियम बेंटिक थे, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर बंगाल का पहले गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जाए तो देखिए बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे ना ये आपके वारेन हेस्टिंग्स थे। और वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान ही जो है आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये आपका 1773 में पारित हुआ था। इसके बाद 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था ना ये सभी जो अधिनियम है ये आपके वारेन हेस्टिंग के शासनकाल के दौरान ही जो है ये आपके पारित किए गए थे, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर बंगाल का पहला गवर्नर आपसे पूछा जाए, ये तो आपका बंगाल का जो है पहले गवर्नर जनरल की बात हो गई। बंगाल का अगर पहले गवर्नर के बारे में पूछा जाए तो ये आपके रॉबर्ट क्लाइव थे, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉक डांस ऑफ गोवा, यानी इनमें से कौन सा जो है गोवा का लोक नृत्य है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका घोड़े मोडनी जो है वो दिया गया था, तो देखिए ये जो आपका घोड़े मोडनी है ना ये गोवा राज्य का जो है एक लोक नृत्य है, तो घोड़े मोडनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपका घोड़े मोडनी है ना ये आपका योद्धा लोक नृत्य है। और ये जो आपका सिग्मो उत्सव है ना जो कि आपका गोवा राज्य में मनाया जाता है, और इस त्यौहार के दौरान जो है इस नृत्य को जो वो किया जाता है। इसके अलावा गोवा के अगर अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो फुगड़ी भी जो है ये आपका गोवा का लोक नृत्य है, और ये जो आपका कोंकण क्षेत्र का जो वो लोक नृत्य है। और फुगड़ी जो है ये आपका जनरली महाराष्ट्र और गोवा राज्य में जो है ये आपका किया जाता है। इसके अलावा अगर बात कर ले गाफ डांस की बात तो देखिए गाफ डांस भी जो ये आपका गोवा का जो वो लोक नृत्य है, और ये भी आपका सिग्मो त्यौहार के दौरान जो वो किया जाता है। और ये जो नृत्य है ना ये फसल काटने के बाद जो है इस नृत्य को जो वो किया जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर नॉट रिटन बाय अरविंद अडिगा, यानी अरविंद अडिगा के द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो नहीं लिखी गई है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अरविंद अडिगा के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई है। तो देखिए द वाइट टाइगर जो कि आपका अरविंद अडिगा का जो है पहला उपन्यास था, और इसी उपन्यास के लिए यानी द वाइट टाइगर उपन्यास के लिए जो है इन्हें 2008 में जो है मैन बुकर पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा लास्ट मैन इन टावर ये भी आपका अरविंद अडिगा की जो वो पुस्तक है। इसके अलावा बिटवीन द एसोसिएशंस ये भी अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। एमनेस्टी ये भी जो पुस्तक है ना ये आपके अरविंद अडिगा के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन दिया गया था ना वो आपका द इंग्लिश टीचर जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका द इंग्लिश टीचर जो पुस्तक है ना ये आपके R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है, ना कि अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। तो द इंग्लिश टीचर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अगर किसी जगह बाढ़ आ जाए और रेत जमा हो जाए तो पौधे जो है ये किस कारण से खत्म हो जाते हैं। तो देखिए अगर किसी जगह बाढ़ आ जाए और रेत जमा हो जाए ना तो पौधे जो है ये आपके ऑक्सीजन की कमी के कारण जो ये खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बाढ़ के पानी में जो है लंबे समय तक जो ये डूबे रहने से जो है पौधे की जो जड़ें होती है ना इसको ऑक्सीजन जो वो नहीं मिल पाता है, और इसमें जड़ों की जो कोशिकाएं होती है वो मर जाती है और पौधे जो वो मुरझा जाते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा जो रीज़न है आपका खत्म होने का वो आपका ऑक्सीजन की कमी है। तो ऑक्सीजन की कमी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड इंडिया कम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, यानी निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है भारत ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन में जो वो आ गया था। तो देखिए 1858 में जो है ब्रिटिश क्राउन का जो प्रत्यक्ष नियम है ना ये लागू हुआ था, और इसी वर्ष में जो है भारत ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन में जो है वो आपका आ गया था। तो वर्ष 1858 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि निम्न में से किस अधिनियम ने जो है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वो समाप्त कर दिया था और भारत को इंग्लैंड के ताज के अधीन जो है वो कर दिया गया था। तो देखिए 1858 का भारत सरकार अधिनियम के तहत जो है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो वो इसका शासन जो वो समाप्त कर दिया गया था और भारत को इंग्लैंड के ताज के अधीन जो है ये आपका कर दिया गया था। तो ये अधिनियम भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि डिफरेंस इन सैलेमंडर एंड होम लिजार्ड अपार्ट फ्रॉम द हैबिटेट, यानी आपके निवास स्थान में जो है आपके सैलेमंडर और घरेलू छिपकली का जो है वो अंतर जो वो बताना था। तो देखिए अगर हैबिटेट की बात कर ले तो सैलेमंडर्स आर यूजली फाउंड इन डैम्प हैबिटेट्स नियर और इन वाटर, यानी जो सैलेमंडर्स होते हैं ना ये आमतौर पर पानी के आसपास या फिर नम आवासों में जो ये पाए जाते हैं। जबकि वहीं अगर छिपकली की बात कर ले तो ये जो आपके पूरी तरह से जो
जो है ये आपके टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच एज ग्रुप अमॉन्ग द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह जो है भारत में कामकाजी आबादी का जो वो गठन करता है। तो देखिए भारत में कामकाजी आबादी की बात कर ले, जिसे कामकाजी आयु की आबादी के रूप में भी जो वो जाना जाता है, और ये जनरली जो है ये आपका 15 से 59 वर्ष के बीच का जो है ये आयु समूह को जो वो माना जाता है। तो 15 से 59 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि बाबर डिवोटी ऑफ, यानी बाबर जो है ये किसका अनुयायी था। तो देखिए बाबर की बात कर ले तो ये जो आपका नक्शबंदिया नेता ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का जो है ये अनुयायी था। तो ख्वाजा अबूदुल्ला अहरार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नाम भी ऐसा होता है कि पढ़ने में भी दिक्कत होता है। ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार ये जो है बाबर जो है इसका अनुयायी था। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बाबर का अगर वास्तविक नाम आपसे पूछा जाए तो देखिए बाबर का जो वास्तविक नाम था ना ये जहरुद्दीन मोहम्मद था, और बाबर ने ही जो है ये आपका भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जो वो किया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझे के बाबरी जो है ये तुर्की भाषा में भी जो वो लिखा था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि बाबर का जो है आत्मकथा कौन सी है, तो ये आपका तुझु के बाबरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इज नॉट ए एक्चुअल सीजन इन इंडियन अकॉर्डिंग टू मेट्रोलॉजिस्ट, यानी उस विकल्प की पहचान करें जो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जो है भारत में वास्तविक मौसम जो वो नहीं है। तो देखिए मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ये जो आपका वेस्टरलाइज जो सीज़न है ना, यानी पश्चिमी जो हवा होता है ना, ये आपका वास्तविक मौसम जो वो नहीं माना जाता है। और पश्चिम हवा किसे कहते हैं, तो ये आपके मध्य अक्षांशों में बहने वाली अस्थायी हवाओं को ही जो है ये आपका पश्चिमी हवा यानी वेस्टरलाइज सीजन जो वो कहा जाता है। तो पश्चिमी हवा अगर ऑप्शन में दिया गया था तो पश्चिमी हवा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार भारत में वास्तविक मौसम ये जो है किसे माना जाता है, तो देखिए ये जो आपका रोटेटिंग मानसून सीजन को माना जाता है। इसके अलावा कोल्ड वेदर सीजन को भी माना जाता है। इसके अलावा जो है आपका ये तो मैंने बता दिया पश्चिमी हवा को जो वो नहीं माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि नेशनल पार्टी मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स, यानी एक राजनीतिक दल को जो है भारत में राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त करने हेतु जो है निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक जो वो शर्तें हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग द्वारा एक राजनीतिक दल को जो है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होती है यदि वह निम्नलिखित 3 शर्तों में से जो है किसी भी एक शर्त को अगर पूरा कर लेता है ना, तो उसे जो है राजनीतिक दल को जो है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जो वो मान्यता जो वो प्राप्त हो जाता है। और वो 3 शर्तें कौन कौन सी है, तो देखिए पहला जो शर्त है यदि पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% या फिर 11 सीट जीतती है तो इसे जो आपका राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जो वो मान्यता मिल जाएगा। दूसरा अगर शर्त ये है कि लोकसभा या विधानसभा में पार्टी कम से कम 4 राज्यों में कुल वैध वोटों में से जो है 6% मत जो वो प्राप्त करती है, और यह किसी भी राज्य या फिर राज्य से लोगों के सदन से कम जो है ये 4 सीटें अगर जीतती है ना, तो इसे जो आपका मान्यता जो वो प्राप्त हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन आपका ये है कि कम से कम 4 या 4 से अधिक राज्यों में जो है एक पार्टी को और राज्य पार्टी के रूप में जो वो मान्यता जो वो होना चाहिए, तभी जो है ये आपका मान्यता जो वो मिलेगा। तो इन 3 कंडीशन में से जो भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि ऑन इंडियन रेलवेज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल्स इन ए ब्रॉडगेज ट्रैक इज, यानी भारतीय रेलवे के अनुसार ब्रॉडगेज रेलवे ट्रैक की जो लंबाई है ना ये कितने मीटर की होती है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ब्रॉडगेज होता क्या है। तो देखिए किसी भी रेलवे लाइन पर 2 पटरियों के अंदरूनी किनारों के बीच की दूरी को ही जो है ये आपका रेलवे गेज जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत में जो है आपके 4 प्रकार के रेलवे गेज का उपयोग जो है वो किया जाता है, और वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला आपका बड़ी लाइन जिसे ब्रॉड गेज कहा जाता है, सेकंड आपका मीटर गेज का प्रयोग किया जाता है, थर्ड आपका छोटी लाइन जिसे नैरो गेज कहा जाता है, और फोर्थ आपका मानक गेज। ये 4 प्रकार के जो है रेलवे गेज का उपयोग जो है वो किया जाता है। और देखिए ब्रॉड गेज को ही जो है ये आपका वाइड गेज भी जो है वो कहा जाता है।
तो अगर ब्रॉड गेज की लेंथ की बात कर ले तो ये आपका 12.8 मीटर का होता है, तो 12.8 मीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर एमजी गेज की बात कर ले तो ये आपका जो है 11.89 मीटर का होता है इसका लेंथ। वहीं अगर नैरो गेज की बात कर ले तो इसका भी जो आपका 11.89 मीटर जो है इसका लेंथ होता है। वहीं अगर चौड़ाई की बात कर ले यानी विड्थ की बात कर ले तो देखिए इसमें जो आपका ब्रॉड गेज का जो विड्थ होता है ना, जो आपका दो डिस्टेंस बिटवीन रेल्स के बीच 1.676 मीटर का होता है। वहीं अगर मीटर गेज की अगर बात कर ले विड्थ कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, तो ये आपका 1.0 मीटर होता है। वहीं नैरो गेज की अगर बात कर ले विड्थ कितना होता है यानी चौड़ाई कितना होता है, तो ये आपका 0.762 मीटर होता है। तो आपका यहाँ पर जो है लेंथ पूछा गया था, तो 12.8 मीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर विड्थ पूछा गया होगा तो आपका विड्थ में 1.676 मीटर फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ए डेफिसिट इज ए जनरल एग्जाम्पल ऑफ, यानी आपका घाटा जो है ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये आपका शॉर्टफॉल यानी घाटा कमी, इसके अलावा लॉस यानी हानि, या फिर डेफिशिएंसी यानी कमी का जो है एक सामान्य उदाहरण है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रसिद्ध नर्तक युगल कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को जो है 2022 में किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो है पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो देखिए कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को जो है ये आपका कथक नृत्य के योगदान के लिए जो है इन्हें 2022 में जो है आपका पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो कथक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपके कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना है ना, ये आपके किस घराने से संबंधित है, तो ये आपके कथक की बनारस घराने शैली से जो वो संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा प्रीवियस शिफ्टों में जो है आर कन्नमल के बारे में पूछा गया था, तो इन्हें सादिर शैली नृत्य के लिए जो है ये आपका 2022 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आगे के शिफ्टों में आपसे यहाँ पे पद्मजा रेड्डी के बारे में पूछा जाएगा। तो देखिए पद्मजा रेड्डी को जो है ये आपका कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए जो है 2022 में जो है इन्हें पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पीएम स्वनिधि योजना ये जो आपका किस मंत्रालय से संबंधित है। तो देखिए अगर पीएम स्वनिधि योजना की बात कर ले तो ये जो आपका एक केंद्रीय क्षेत्र का माइक्रो क्रेडिट योजना है। और इस योजना को जो है ये आपका 1 जून 2022 को जो है ये आपका महुआ यानी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो है स्ट्रीट्स वेंडर को सहायता प्रदान के लिए जो है ये आपका शुरू किया गया था। तो ये आपका किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर CS3 CS2 18 CS3 का जो है IUPAC नेम जो वो पूछा गया था। तो देखिए CS3 CS2 होल का 18 CS3 का जो आपका IUPAC नेम होता है ना, ये आपका N एसोसेन होता है। तो N एसोसेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2021 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में जो है भारत के रेफरी कौन थे। तो देखिए 2021 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की तरफ से जो आपके रेफरी थे ना, ये आपके जवागल श्रीनाथ थे। तो जवागल श्रीनाथ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इनके अलावा अगर अन्य मैच रेफरी की बात कर लें तो ये आपके डेविड बून, जेफ क्रो, इसके अलावा रंजन मधुगले जो है ये आपके जो है वो मैच रेफरी थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर 2021 ICC पुरुष T20 विश्व कप की बात कर ले तो ये जो आपका 7वां संस्करण था और ये जो आपका 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक जो है ये आपके संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में जो है ये आपका खेला गया था। और 2021 ICC पुरुष T20 विश्व कप का विजेता देश आपका कौन सा रहा था, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने जो ये किस देश को हराया था, तो ये आपका न्यूजीलैंड टीम को जो वो हराया था। वहीं अगर 2022 की बात कर ले तो देखिए 2022 का जो आपका ICC पुरुष T20 विश्व कप हुआ था ना, ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश में जो वो खेला गया था। और इसका जो विजेता देश रहा था वो आपका इंग्लैंड देश रहा था। और इंग्लैंड ने फाइनल में जो है 2022 में ये जो आपका पाकिस्तान देश को जो वो हराया था। वहीं अगर 2024 की बात कर ले तो देखिए 2024 का जो आपका ICC पुरुष T20 विश्व कप है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका संयुक्त रूप से USA और वेस्ट इंडीज देश में जो आपका आयोजित किया गया था, जिसका विजेता देश जो है ये आपका भारत देश रहा था। और भारत ने फाइनल में जो है ये साउथ अफ्रीका को जो वो हराया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जो है ये किसने पढ़ा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1837 ईस्वी में जो है अशोक के लेखों को यानी ब्राह्मी लिपि को जो है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है इसे पढ़ा गया था। तो जेम्स प्रिंसेप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आपका जो है संसद रत्न अवार्ड 2023 से एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए संसद रत्न अवार्ड से आपका जो आपका 2023 का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है ये आपके टीके रंगराजन को जो वो सम्मानित किया गया है। तो टीके रंगराजन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारी की जो है न्यूनतम आयु जो वो पूछा गया था। तो देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता क्या है। तो वे सभी वयस्क जिनकी आयु 18 वर्ष या फिर उससे अधिक हो रही है वैसे नागरिकों को जो है बिना किसी भेदभाव के मत देने का जो वो अधिकार है। ये जो आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है और ये जो आपका इसकी जो न्यूनतम आयु है ना ये आपका 18 वर्ष है। तो 18 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राजन और साजन मिश्रा ये जो आपके किस घराने से संबंधित है। तो देखिए राजन और साजन मिश्रा जो है ये आपके बनारस घराने से जो वो संबंधित है। और देखिए बनारस घराने के संस्थापक के रूप में जो है ये आपके जानकी प्रसाद और सुखदेव महाराज को जो वो जाना जाता है। इसके अलावा बनारस घराने के अन्य अगर कलाकारों की नाम की बात कर ले तो देखिए अनोखेलाल मिश्रा, समता प्रसाद, ननकू महाराज, किशन महाराज, प्रकाश महाराज, आशुतोष भट्टाचार्य, चंद्रनाथ शास्त्री, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, पंडित बलदेव सहाय और विशाल कृष्ण, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके बनारस घराने से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बीदर फोर्ट जो आपका कर्नाटक में जो बीदर फोर्ट है ना इसका आकार कैसा है। तो देखिए बीदर फोर्ट का जो आपका आकार है ना ये आपका समचतुर्भुज यानी इंग्लिश में जो इसे रोम्बस जो वो कहा जाता है। तो रोम्बस जो है ये आपका बीदर फोर्ट का जो वो आकार है। तो समचतुर्भुज या फिर आयतकार इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि बावड़ी जो है ये आपका जो है वो क्या होता है। तो देखिए आपका बावड़ी की बात कर ली जिसे इंग्लिश में जो आपका स्लीप वेल जो है वो कहा जाता है। तो देखिए बावड़ियाँ जो होती है ना ये भारत में बहुमंजिला भूमिगत संरचनाएं होती है और इनका जो उपयोग है ना ये आपके जल भंडारण और संचयन के लिए जो वो किया जाता है। और इन्हें जो आपका बावली या फिर बावड़ी के नाम से भी जो वो जाना जाता है। और ज़्यादातर जो ये आपके बावड़ियाँ होती है ना ये आपका राजस्थान या फिर गुजरात राज्य में जो है इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो पूछा गया था कि बावड़िया का उपयोग ये जो है किस में किया जाता है। तो ये आपका जल भंडारण या फिर संचयन के लिए जो वो किया जाता है। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में जो आपका ये पूरा जो है वो क्लोज टेस्ट आया था। आप पूरा पैसेज भी जो वो पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। आप वीडियो पॉज करके भी जो है ये पूरा क्लोज टेस्ट जो है वो बच्चों द्वारा लिखा गया था और ये आपका एग्जाम में आया था। ये पूरा क्लोज टेस्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिए जिसका आंसर भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए ये पूरा आपका क्लोज टेस्ट आया था। इसका जो पहला का आंसर होता ना वो आपका बिथ होता, सेकंड का जो ऑप्शन होता वो आपका राइजन होता, थर्ड का जो आंसर होता वो आपका लेइंग होता, फोर्थ का जो ऑप्शन होता ना वो आपका थो हो जाता और फिफ्थ का जो आंसर होता वो आपका मैन हो जाता। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी आंसर टिक किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इडियम की बात कर ले तो देखिए च्यू द कट का इडियम जो आपसे पूछा गया था। ऑन द क्लाउड 9 का भी जो आपसे इडियम जो वो पूछा गया था। इसके अलावा एनस्केंटी का जो है आपका सिनोनिम जो वो पूछा गया था। स्केंटी का मतलब क्या होता है तो ये आपका कमी होता है। उसके बाद एक्सीलेंट का जो आपका मिस स्पेल्ट वर्ड जो वो पूछा गया था। तो एक्सीलेंट का जो स्पेलिंग होता है आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपका वाइब्रेंट का भी जो वो आपका मिस स्पेल्ट से आया था। इसके बाद इंस्पायर का जो आपको सिनोनिम जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैंने आपके जीके और इंग्लिश के जो सारे प्रश्न जो आपको दे दिया है जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और देखिए कोई भी चैनल जो है आपको इतना क्वेश्चन जो वो प्रोवाइड नहीं करता है तो आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब और वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए ताकि मैं सारे क्वेश्चन जो आपके लिए लेकर आ सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।